एपिसोड 166 टू 175। सीईओ ऑफिस। शालिनी गुप्ता का चेहरा ठंडा और शानदार था। उसकी त्वचा बर्फ जैसी सफेद थी और उसकी खूबसूरत आंखें पानीदार थी। लेकिन इस वक्त उन आंखों में गुस्से की हल्की चमक थी। उसके सामने टेबल पर अभय सिन्हा का एक स्केच था जो उसने अभी बनाया था। स्कूल में उसने पेंटिंग सीखी थी और वो बहुत अच्छा बनाती थी, यहां तक कि पहला प्राइज भी जीता था। बदमाश बदमाश, रात को घर नहीं आने दूंगी, तुझे चाकू मार दूंगी। शालिनी ने एक पेन निकाला, अपनी हरी उंगलियां बढ़ाई और अभय के स्केच पर जोर से चाकू मारा। उसने लगातार दर्जनों बार चाकू मारा और थोड़ी देर में अभय का सिर दर्जनों छेदों से भर गया। बहुत दयनीय हालत थी। बैंग बैंग बैंग। शालिनी का चेहरा गुस्से से भरा था और वो जोर जोर से चाकू मार रही थी। तभी दरवाजे पर खटखटाहट हुई। उसने हल्के से भौहें सिकोड़ते हुए कहा, अंदर आ। शालिनी की बात सुनकर अभय ने दरवाजा खोला और अंदर आया। उसकी नजर सबसे पहले डेस्क पर अपने स्केच पर पड़ी। जब उसने देखा कि उसकी तस्वीर में दर्जनों छेद हैं, अभय के माथे पर ठंडा पसीना छूट गया। उसके दिल में डर था। उसकी बीवी गुस्सा हो गई थी और इसका अंजाम बहुत सख्त हो सकता था। वो खुद को स्केच नहीं बनाना चाहता था। अगर उसके सिर में दर्जनों छेद हो गए तो जिंदगी का कोई चांस नहीं था। प्यारी, तू आज बहुत ब्यूटीफुल लग रही है, कल से भी ज्यादा। अभय शालिनी के पास आया और हंसते हुए बोला। गुस्से वाली औरत के लिए उसकी तारीफ करना जरूरी है। ये औरत को मनाने का तरीका है। ये हिप्पी स्माइल मत दे। मैं तुझसे पूछ रही हूं, तू कल रात घर क्यों नहीं सोया? शालिनी ने अभय को सख्त नजरों से घूरा। उसका ठंडा चेहरा हल्का गुस्सैल था। उसका पति घर नहीं सोया, ये सचमुच बहुत गलत था। उसके मन में बहुत गुस्सा था। प्यारी, मैं कल रात एक दोस्त के घर गया था। अभय ने बहाना बनाया कि वो दोस्त के घर गया था। सचमुच दोस्त के घर गया था? प्यारी, सच में दोस्त के घर गया था। तो बता, किस दोस्त के घर गया था? प्यारी, मेरा दोस्त लू शुआंजी है, एक ताओवादी पुजारी। तुझे शक तो नहीं कि मेरा किसी पुजारी के साथ कुछ है? मैं तेरा ऐसा पति नहीं हूं, मैं वैसा इंसान नहीं हूं। अभय ने थोड़े गुस्से से कहा। बेशक वो जिस लू शुआंजी की बात कर रहा था वो सचमुच एक ताओवादी पुजारी था और उसका दोस्त भी था। लेकिन लू शुआंजी स्पाइक स्क्वाड का मेंबर था और अभी अफ्रीका में था, भारत में नहीं। अभय के शब्द सटीक देखकर शालिनी के मन में बुदबुदाहट हुई। क्या सचमुच उसका पति सच कह रहा है? लेकिन उसके दिल में अभी भी थोड़ा शक था। पति, बता लू शुआंजी का मोबाइल नंबर, मैं उसे कॉल करूंगी। शालिनी जाहिर है अभय को आसानी से छोड़ने वाली नहीं थी और कॉल करके कंफर्म करना चाहती थी। प्यारी, तुझे लगता है एक ताओवादी पुजारी के पास मोबाइल होगा? अभय ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, सही कहा, ताओवादी के पास मोबाइल नहीं होगा। शालिनी ने सिर हिलाया। अभय की बात पर यकीन कर लिया। बीवी, फिक्र मत कर, जब वक्त मिलेगा मैं लू शुआंजी को हमारे घर बुलाऊंगा, फिर तुझसे मिलवाऊंगा, अभय ने कहा। इसके बाद अभय ने औरत को मनाने के तरीके इस्तेमाल किए। अच्छी अच्छी बातें कही, शालिनी की ब्यूटी की तारीफ की, चाय डाली, मसाज किया और आखिर में शालिनी को हंसते हंसते खुश कर दिया। प्यारे, काम का वक्त हो गया, जल्दी काम पर जा। शालिनी ने अभय को ऑफिस से बाहर धकेला और हंसते हुए कहा। अभय ने अभी एक जोक सुनाया था जिससे वो बहुत हंसी थी। जोक का मतलब कुछ ऐसा था कि डिलीवरी रूम में एक प्रेग्नेंट औरत ने बच्चे को जन्म दिया और बच्चा पैदा होते ही जोर से हंसा। सब बहुत हैरान थे, समझ नहीं आ रहा था कि बच्चा क्यों हंस रहा है। मिडवाइफ नर्स ने बच्चे की मुट्ठी खोली तो उसमें एक गर्भ निरोधक गोली थी और बच्चा जोर से हंसकर बोला, कमबख्त, तुम मुझे मारना चाहते थे, कोई चांस नहीं। अभय के जोक ने शालिनी को जोर से हंसाया। बेशक ये सिर्फ एक जोक था, बच्चे पैदा होते ही बोल नहीं सकते। अभय सीईओ ऑफिस से निकला और सेल्स डिपार्टमेंट में भटक गया। सेल्स डिपार्टमेंट में घुसते ही उसे गर्मजोशी से स्वागत मिला। नववर्ष समारोह में उसने फेयरवेल माय कॉन्सुबाइन गाया था जिसने बहुत सारे लोगों को दीवाना बना दिया था। कंपनी के कई कर्मचारी उसके फैन थे। फेंग भाई, मेरे लिए साइन करो, मैं तेरा फैन हूं। एक छोटे बालों वाली लड़की अभय के पास आई। उसकी आंखों में सुनहरे सितारे चमक रहे थे। फेंग भाई, मेरे लिए भी साइन करो। फेंग भाई और मेरा। थोड़ी देर में कई लोग अभय के चारों तरफ जमा हो गए। सब उसके ऑटोग्राफ मांग रहे थे जिससे उसे स्टार जैसा फील हो रहा था। पहले सेल्स डिपार्टमेंट के ये सहकर्मी अभय को गंभीरता से नहीं लेते थे, लेकिन अब एक एक करके उसे खुश करने लगे थे। तो अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारा सम्मान करें तो तुम्हें ताकत होनी चाहिए। अभय ने जाहिर है किसी को मना नहीं किया और थोड़ी देर में आसपास के सबके लिए साइन कर दिया। भाई अभय, तू काफी पॉपुलर हो गया है। अचानक श्यामली वर्मा की आवाज हंसते हुए आई। श्यामली वर्मा का चेहरा साफ और शुद्ध था। उसकी नाक हल्की उभरी हुई थी
और आंखें काले रत्नों की तरह चमक रही थी। आज उसने हल्का नीला बिजनेस सूट पहना था और उसका सीना पपीते की तरह हिल रहा था, जो काफी शानदार था। क्या जबरदस्त पपीता! अभय ने श्यामली वर्मा के सीने को गर्म नजरों से देखा। सचमुच हाथ बढ़ाकर उसे रगड़ने का मन था। अफसोस वो ऑफिस में था तो हिम्मत नहीं कर सका। आखिर आसपास बहुत सारे लोग देख रहे थे। अभय की गर्म नजरों से देखे जाने पर श्यामली वर्मा का खूबसूरत चेहरा लाल हो गया, थोड़ा शर्मा गया। उसके सीने का पपीता मानो जोर से दबाया गया हो, हल्का सुन्न और खुजली वाला हो गया था। श्यामली दीदी तू फिर बड़ी हो गई है, अभय ने श्यामली वर्मा के सीने के पपीते को देखकर हंसते हुए कहा। बदमाश मत देख, श्यामली वर्मा ने अपने सीने को ढका और अभय को मोहक ढंग से घूरा। श्यामली दीदी, जो भी तेरा बॉयफ्रेंड बनेगा वो बहुत खुश रहेगा, हर दिन पपीता खा सकेगा। अभय ने मजाक किया। हर बार श्यामली वर्मा को देखकर वो उसे छेड़ता था। भाई अभय तू बदमाश है, हमेशा मुझे तंग करता है। मैं तुझसे बात नहीं करती। श्यामली वर्मा ने घमंडी ढंग से मुस्कुराया, अभय को नजरअंदाज किया और मुड़कर चली गई। अभय से नाराज होने की वजह से श्यामली वर्मा ने सारी सुबह उससे बात नहीं की, यहां तक कि अभय ने बात करने की कोशिश की तो भी उसने जवाब नहीं दिया। श्यामली वर्मा ने शाम को ऑफिस छूटने तक अभय से बात नहीं की, जिससे अभय थोड़ा उदास हो गया। मैंने तो बस तुझे छेड़ा था, इतना गुस्सा करने की क्या जरूरत? अभय सिंह, श्यामली वर्मा, ललिता, तुम तीनों मेरे साथ चलो, मैं डिनर ट्रीट दे रही हूं। ऑफिस छूटने के बाद प्रिया शर्मा ने सीधे अभय और बाकी तीनों को बुलाया और डिनर की ट्रीट दी। अभय सिंह, श्यामली वर्मा और ललिता वो लोग थे जिन्होंने नववर्ष समारोह में सेल्स डिपार्टमेंट की तरफ से हिस्सा लिया था। उन्होंने पहला स्थान जीता था। जाहिर है प्रिया शर्मा को अपना वादा पूरा करना था और उन्हें डिनर की ट्रीट देनी थी। श्यामली वर्मा और अभय सिन्हा को बात न करते देख प्रिया शर्मा थोड़ी कंफ्यूज थी। श्यामली, तू अभय से बात क्यों नहीं कर रही? शर्मा दीदी, ये बहुत बड़ा विलेन है, मैं इससे बात नहीं करती। श्यामली वर्मा ने अभय सिन्हा को नाराजगी भरी नजर से देखा। उसका मासूम चेहरा फूला हुआ था और अभी भी थोड़ा गुस्सा था। सुबह अभय ने कहा था कि वो उसके सीने का पपीता हर दिन खाना चाहता है, लेकिन श्यामली वर्मा इस छेड़खानी को बर्दाश्त नहीं कर पाई। काम के घंटों में सेल्स डिपार्टमेंट के कर्मचारी प्रिया शर्मा को मिनिस्टर शर्मा कहते हैं। ऑफिस खत्म होने के बाद श्यामली वर्मा जैसे लोग जो अच्छे रिश्ते में हैं उसे शर्मा दीदी कहते हैं। अभय, तूने श्यामली को क्यों तंग किया? प्रिया शर्मा ने कुछ शक के साथ अपनी पलकें झपकाते हुए पूछा। उसे पता था कि सेल्स डिपार्टमेंट में अभय और श्यामली वर्मा का रिश्ता बहुत अच्छा है, तो फिर अब बात क्यों नहीं कर रहे? शर्मा दीदी, मेरे साथ नाइंसाफी हुई। मैं श्यामली दीदी से बात करना चाहता था, लेकिन उन्हें लगा कि मैं बदसूरत हूं और मुझे इग्नोर कर दिया, अभय ने आत्मदया से कहा। पूछी प्रिया शर्मा अभय की मजेदार बात सुनकर हंस पड़ी। ये अभय भी कमाल है, तू तो हैंडसम है, ठीक है, कैसे बदसूरत हो सकता है? अगर तू बदसूरत है तो सेल्स डिपार्टमेंट में कोई हैंडसम लड़का नहीं होगा। बेशक उसे पता था कि ये अभय की छेड़खानी थी, लेकिन वो हंसी नहीं रोक पाई और पास खड़ी श्यामली वर्मा और ललिता भी अभय की हरकतों से हंस पड़ी। श्यामली, तू सचमुच अभय से इसलिए बात नहीं कर रही क्योंकि वो बदसूरत है? प्रिया शर्मा ने हंसी रोकते हुए श्यामली वर्मा से कहा। शर्मा दीदी, इसकी बकवास मत सुनो, मैं भला इसे बदसूरत समझकर क्यों बात न करूं? श्यामली वर्मा ने हंसते हुए कहा। उसके लाल होंठ हल्के से मुड़े। श्यामली दीदी, मेरे बदसूरत होने की वजह से तू मुझे इग्नोर कर रही है। अभय ने श्यामली वर्मा को गुस्से से देखा। उसका एक्सप्रेशन बहुत रियल था। ठीक है भाई अभय, तू बदसूरत नहीं है, मैं तुझसे बात कर रही हूं। श्यामली वर्मा हंस पड़ी। सचमुच अभय से मजा आ गया। ये लड़का हमेशा दूसरों को हंसा देता है। कुछ लोग हंसते बात करते जिंगजियांग होटल पहुंच गए। जिंगजियांग होटल हिम शिखर ग्रुप के पास है। ये हाई ग्रेड है और खाने की वैरायटी बहुत है। कंपनी के लोग जब भी ट्रीट देते हैं यहां डिनर के लिए आते हैं। होटल के फ्रंट डेस्क पर एक 20 साल की औरत थी, भारी मेकअप के साथ, पतला मुंह और नुकीला चेहरा। मैंने सुबह रूम नंबर 80 बुक किया था, क्या आप हमें अब वहां ले जा सकते हैं? प्रिया शर्मा ने भारी मेकअप वाली औरत से मोहक ढंग से मुस्कुराते हुए कहा। आपका नाम प्रिया शर्मा है ना? आपने सुबह 8 बजे रूम नंबर 80 बुक किया था, भारी मेकअप वाली औरत ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा। हाँ, मैं प्रिया शर्मा हूं। आप लोग लेट हो गए, रूम नंबर 80 चला गया, किसी और ने ले लिया। कोई और खाली रूम है? नहीं, आप लोग कहीं और खाने जाए तो बेहतर, भारी मेकअप वाली औरत ने थोड़े नाराजगी से कहा। उसका टोन असंतुष्ट था। जिंगजियांग होटल पास का सबसे अच्छा होटल है। न सिर्फ हिम शिखर ग्रुप के कर्मचारी बल्कि दूसरी कंपनियों के लोग भी यहां खाने आते हैं, इसलिए होटल के प्राइवेट रूम्स हमेशा फुल रहते हैं। अक्सर रूम्स न होने की नौबत आती है। भारी मेकअप वाली औरत के कहने पर कि कोई रूम नहीं है, प्रिया शर्मा की आंखों में निराशा की चमक थी।
उसने आज सबको अच्छा डिनर ट्रीट देना चाहा था, लेकिन अब होटल में रूम्स नहीं तो यहां ट्रीट देना नामुमकिन था। बेशक प्रिया शर्मा पास के दूसरे रेस्टोरेंट में ट्रीट दे सकती थी, लेकिन उसे लगता था कि वो छोटे रेस्टोरेंट स्टैंडर्ड के नहीं है। वो सबको टेस्टी खाना खिलाना चाहती थी। शर्मा दीदी, चूंकि आपके बुक किया रूम चला गया तो चलो किसी और होटल में चलते हैं। अभय ने हल्के से मुस्कुराया। उसे खाने के लिए ज्यादा डिमांड नहीं थी, चाहे बड़ा होटल हो या छोटा रेस्टोरेंट, बस पेट भर जाए। ठीक है, जब यहां रूम नहीं है तो कहीं और चलते हैं, प्रिया शर्मा ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा। अभय, प्रिया शर्मा और बाकी लोग मुड़कर जाने वाले थे, तभी एक मोटा मर्द एक ब्यूटीफुल औरत को गले लगाए हुए आया। मोटा मर्द मिडिल एज था, करीब 40 साल का, बहुत महंगे कपड़े पहने था और गोल्डन वॉच थी। साफ था कि वो रईस है। उसके पास वाली औरत सिर्फ 20 साल की थी, बहुत ब्यूटीफुल थी। पता था कि वो उसकी रखेल है। होटल में कोई रूम है? मोटे मर्द ने ब्यूटीफुल औरत की कमर को गले लगाते हुए फ्रंट डेस्क की औरत से कहा। वांग बॉस, बेशक है। आपने 1 घंटे पहले कॉल किया था। मैंने खास आपके लिए आखिरी रूम नंबर 80 रिजर्व रखा था, फ्रंट डेस्क की औरत ने चापलूसी से कहा। मोटे मर्द और फ्रंट डेस्क की औरत की बात सुनकर प्रिया शर्मा का चेहरा बदल गया। उसने रुककर पूछा, मिस, आपने अभी कहा था कि मैंने सुबह बुक किया, रूम नंबर 80 किसी और ने ले लिया, फिर ये खाली कैसे है? प्रिया शर्मा के सवाल पर फ्रंट डेस्क की औरत ने ठंडी मुस्कान दी और बोली, प्राइवेट रूम हमारा होटल का है, मैं जिसे चाहूं दूं, ये मेरी आजादी है, तुम्हारा इससे क्या लेना देना? फ्रंट डेस्क की औरत की बात सुनकर प्रिया शर्मा बहुत गुस्सा हुई। होटल्स आमतौर पर गेस्ट से रिजर्वेशन लेते हैं तो उनके लिए रूम्स रिजर्व रखते हैं। प्रिया शर्मा ने सुबह 8 बजे रिजर्वेशन किया था, लेकिन फ्रंट डेस्क की औरत ने रूम 1 घंटे पहले कॉल करने वाले को दे दिया। वो थोड़ा गुस्सा थी। क्या ये उसकी बेइज्जती नहीं थी? तुम अभी भी यहां क्यों खड़े हो, जल्दी नहीं निकलते? फ्रंट डेस्क की औरत ने हाथ हिलाया जैसे मक्खियां भगा रही हो। अभय और बाकियों को भगाने की कोशिश की। फ्रंट डेस्क की औरत का खराब रवैया देखकर अभय भी नाराज हो गया। उसने हल्के से भौहें सिकोड़ी और कहा, यह रूम नंबर 80 जाहिर है हमने पहले बुक किया था, फिर तुमने किसी और को क्यों दे दिया? मैंने कहा न तंग करते हो कि नहीं, जल्दी निकलो यहां से, फ्रंट डेस्क की औरत ने थोड़े चिढ़कर कहा। पास खड़ा मोटा वांग बॉस बड़ा क्लाइंट था, उसकी नेटवर्थ करोड़ों में थी। वो अक्सर यहां खाता था और कभी कभी फ्रंट डेस्क की औरत को फायदा भी देता था, तो वो जाहिर है वांग बॉस को खुश करना चाहती थी। अगर मैं न निकलूं तो? सच बताओ, जिंगजियांग होटल लियू ग्रुप का है, जो अरबों का बड़ा ग्रुप है। तुम इससे पंगा नहीं ले सकते। ओह, तो ये लियू ग्रुप का है? फ्रंट डेस्क की औरत की बात सुनकर अभय की आंखें चमक उठीं। चूंकि जिंगजियांग होटल लियू ग्रुप का है तो फ्रंट डेस्क की औरत जरूर लियू ग्रुप के लिए काम करती होगी। उसे पता था कि उसके पास रूपा सिन्हा की दी हुई 5 स्टार प्लैटिनम कार्ड है, जो लियू ग्रुप की सबसे हाई प्रोफाइल कार्ड है और लियू ग्रुप के सारे होटल्स, रेस्टोरेंट्स और दूसरी जगहों पर प्रायोरिटी यूज की जा सकती है। अभय ने हल्के से मुस्कुराया, 5 स्टार प्लैटिनम कार्ड निकाला, फ्रंट डेस्क की औरत को दिया और बोला, हमें रूम नंबर 80 दे। मैंने अभी कहा न कि रूम नंबर 80 पास वाले वांग बॉस के लिए है, तुम लोग निकल सकते हो। फ्रंट डेस्क की औरत थोड़ा गुस्सा हुई, उसका रवैया बहुत खराब था। कमबख्त, इस औरत को क्या हो गया? ये 5 स्टार प्लैटिनम कार्ड भी नहीं पहचानती। अभय के चेहरे पर काली लकीरें थी। ये लियू ग्रुप की सबसे महंगी 5 स्टार प्लैटिनम कार्ड है। इसे लियू ग्रुप के सारे होटल्स में प्रायोरिटी मिलती है। तुझे नहीं पता? अभय ने प्लैटिनम कार्ड हिलाया और कहा, तू झूठा है ना? 5 स्टार प्लैटिनम कार्ड सिर्फ प्रेसिडेंट रूपा सिन्हा के पास होता है, तेरे पास कैसे हो सकता है? फ्रंट डेस्क की औरत ने तिरस्कार से मुस्कुराया। उसकी आंखों में अविश्वास भरा था। बेशक उसने पहले कभी 5 स्टार प्लैटिनम कार्ड नहीं देखा था और एक फ्रंट डेस्क लेडी होने के नाते वो इसे छू भी नहीं सकती थी। तू कह रही है मैं झूठा हूं? अभय सिंह ने प्लैटिनम कार्ड पकड़े हुए कहा। उसकी नाक लगभग टेढ़ी हो गई थी। इतने सालों में पहली बार किसी ने उसे झूठा कहा था और वो बहुत गुस्सा था। यहां क्या हो रहा है? अचानक एक दमदार आवाज आई और एक मिडिल एज मर्द सूट पहने, गोल्ड रिम्ड चश्मे के साथ आया। चश्मे वाले मर्द को आते देख फ्रंट डेस्क की औरत का चेहरा बदल गया। उसने जल्दी से कहा, मैनेजर सिन्हा ताओ, आप यहां कैसे आए? ये मिडिल एज मर्द सिन्हा ताओ था, जिंगजियांग होटल का मैनेजर। उसने फ्रंट डेस्क पर झगड़ा सुना तो आ गया। शियाओयान, ये होटल है, अपनी इमेज का ध्यान रखो, किस बात पर बहस कर रही हो? सिन्हा ताओ ने फ्रंट डेस्क की औरत को देखा और थोड़े गुस्से में कहा, जिंगजियांग होटल बड़ा होटल है और अपनी रेप्यूटेशन और इमेज का बहुत ख्याल रखता है। अगर बाहर वाले होटल स्टाफ को गेस्ट से झगड़ते देख लें तो होटल पर बुरा असर पड़ता। मैनेजर सिन्हा ताओ, ये शख्स झूठा है। इसने एक कार्ड निकाला और कहा कि ये सिन्हा कॉर्पोरेशन का 5 स्टार प्लैटिनम कार्ड है। फ्रंट डेस्क की औरत ने अभय की तरफ इशारा किया और सिन्हा ताओ से कहा। मैनेजर को थोड़ा गुस्सा देखकर
उसने सारी गलती अभय पर डाल दी। 5 स्टार प्लैटिनम कार्ड सुनकर सिन्हा ताओ चौंक गया। उसे इस कार्ड की शान पता थी। ये सिर्फ प्रेसिडेंट के पास होता है। सिन्हा ताओ ने अभय को देखा। जब उसने देखा कि वो आम कपड़े पहने हैं, उसकी आंखों में शक आ गया। क्या सचमुच इस शख्स के पास 5 स्टार प्लैटिनम कार्ड है? सिन्हा ताओ का शक देखते हुए अभय ने प्लैटिनम कार्ड निकाला और बेफिक्री से कहा, फ्रंट डेस्क की लेडी को 5 स्टार प्लैटिनम कार्ड नहीं पता। क्या तुम्हें भी नहीं पता? 5 स्टार प्लैटिनम कार्ड सचमुच 5 स्टार प्लैटिनम कार्ड है? सिन्हा ताओ हैरान था। उसके दिल में हलचल थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि सामने वाला युवक सचमुच 5 स्टार प्लैटिनम कार्ड निकालेगा। वो जिंगजियांग होटल का मैनेजर था और सिन्हा कॉर्पोरेशन का मेंबर था, तो उसने जाहिर है 5 स्टार प्लैटिनम कार्ड देखा था। इसके अलावा सिन्हा ताओ को यह भी पता था कि कुल 3 5 स्टार प्लैटिनम कार्ड है। एक सीईओ रूपा सिन्हा के पास, एक मेयर के पास और आखिरी, जिसकी उसे उम्मीद नहीं थी, वो सामने वाले युवक के पास थी। वो बहुत कंफ्यूज था कि सामने वाले युवक की क्या पहचान है कि उसके पास इतना शानदार 5 स्टार प्लैटिनम कार्ड हो सकता है। पास खड़ी फ्रंट डेस्क लेडी कब की डर गई थी। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और आंखों में डर था। जिंगजियांग होटल की फ्रंट डेस्क लेडी होने के नाते हालांकि उसने 5 स्टार प्लैटिनम कार्ड नहीं देखा था, लेकिन उसे इसकी शान जरूर पता थी। एक बॉस तो दूर, 100 बॉस भी सामने वाले युवक जितने अहम नहीं थे। उसके दिल में बहुत पछतावा था। उसे पता था कि उसे सामने वाले युवक की चापलूसी करनी चाहिए थी, न कि उस वांग बॉस की। सर, आपका नाम क्या है? सिन्हा ताओ ने हकलाते हुए पूछा। हालांकि वो जिंगजियांग होटल का मैनेजर था, बड़ी ताकत और ऊंचा स्टेटस था, लेकिन 5 स्टार प्लैटिनम कार्ड के सामने वो कुछ भी नहीं था। उसे पता था कि जो शख्स 5 स्टार प्लैटिनम कार्ड निकाल सकता है, वो कम से कम मेयर लेवल का है। सामने वाला युवक जरूर उससे भी बड़ी बैकग्राउंड का होगा। मेरा नाम अभय सिंह है। वैसे हमने सुबह 8 बजे रूम नंबर 80 बुक किया था, लेकिन अभी फ्रंट डेस्क की लेडी इसे पास वाले मोटे मर्द को देना चाहती थी और हमें भगाना चाहती थी। तुम्हें क्या लगता है, क्या करना चाहिए? अभय ने हल्के से मुस्कुराते हुए सिन्हा ताओ से कहा। उसे पता था कि सिन्हा ताओ स्मार्ट है, उसे समझ जाना चाहिए कि क्या करना है। जाहिर है अभय की बात सुनकर सिन्हा ताओ का चेहरा बहुत बदल गया। वो फ्रंट डेस्क लेडी से बहुत गुस्सा था। शियाओयान, मैं तुझसे पूछता हूं, क्या ये सज्जन जो कह रहे हैं सच है? तूने उनका प्राइवेट रूम छीना और उन्हें भगाया? सिन्हा ताओ ने फ्रंट डेस्क लेडी को सख्त नजरों से घूरा और ठंडे लहजे में पूछा। मैनेजर, मैं फ्रंट डेस्क लेडी हकलाने लगी। अपने बचाव में कुछ कहना चाहती थी, लेकिन समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे, क्योंकि उसे पता था कि अभय सच कह रहा है। वांग बॉस को खुश करने के लिए उसने सचमुच उन्हें भगाने की कोशिश की थी। फ्रंट डेस्क लेडी का चेहरा देखकर सिन्हा ताओ को पता चल गया कि अभय जो कह रहा है वो सच है। अगर झूठ होता तो शियाओयान पहले ही खंडन कर देती। ये शियाओयान, कमबख्त, तूने किससे पंगा लिया? सामने वाले युवक से, जिसके पास 5 स्टार प्लैटिनम कार है। न सिर्फ तू इससे पंगा नहीं ले सकती, मैं भी नहीं ले सकता। अब वो सिर्फ प्यादे को छोड़कर सेनापति को बचा सकता था। पहले खुद को प्रोटेक्ट करना था और शियाओयान को बाहर फेंकना था। जिसने गलती की वो सजा तो भुगतेगी। शियाओयान, अब से तू फायर्ड है। तुरंत होटल छोड़। सिन्हा ताओ ने हल्के से भौहे सिकोड़ते हुए ठंडे लहजे में फ्रंट डेस्क लेडी से कहा। मैनेजर, प्लीज मुझे एक और चांस दे। मैं वादा करती हूं अगली बार ऐसा नहीं होगा। फ्रंट डेस्क लेडी ने पीले चेहरे के साथ गिड़गिड़ाया। उसे पता था कि जिंगजियांग होटल बड़ा होटल है और बेनिफिट्स बहुत अच्छे हैं। फ्रंट डेस्क लेडी होने के नाते उसकी सैलरी बहुत हाई थी। कुछ गेस्ट की टिप्स के साथ कभी कभी उसे महीने में 10,000 रुपए मिल जाते थे। वो ये जॉब नहीं छोड़ना चाहती थी, सचमुच नहीं छोड़ना चाहती थी, लेकिन उसे पता था कि उसने एक बड़े शख्स से पंगा ले लिया, जिससे मैनेजर भी नहीं टकरा सकता, तो उसे जाना ही था। शियाओयान का चेहरा पीला था। वो उदास चेहरे के साथ बाहर चली गई। होटल स्टाफ में किसी को उससे हमदर्दी नहीं हुई, क्योंकि उसने गलती की थी और गलती की तो सजा भुगतनी ही पड़ती है। पास खड़े मोटे वांग बॉस ने अभय को 5 स्टार प्लैटिनम कार्ड निकालते देख अपनी गर्लफ्रेंड को लिया और उदास होकर चला गया। उसे इस कार्ड की शान पता थी। उसने इसे मेयर के पास देखा था। ये एक ऐसा वजूद था जिससे वो पंगा नहीं ले सकता था। अभय भाई, आज सचमुच सॉरी। आपकी वजह से अपनी माफी दिखाने के लिए मैं इस डिनर की ट्रीट दूंगा। सिन्हा ताओ का चेहरा चापलूस था और मोहक मुस्कान थी। उसने अभय को मिस्टर अभय भी नहीं कहा, सीधे अभय भाई कहा। वो सिन्हा फैमिली का बच्चा था और 5 स्टार प्लैटिनम कार्ड की शान जानता था, जो सिर्फ रूपा सिन्हा के पास होता है और स्टेटस का सिंबल है। चूंकि रूपा सिन्हा ने अभय को यह कार्ड दिया था,
मतलब वो उसे बहुत अहमियत देती थी। सिन्हा ताऊ चाहता था कि अभय रूपा सिन्हा के सामने उसकी तारीफ करे ताकि वो सिन्हा कॉर्पोरेशन में तरक्की कर सके। ठीक है, जब तू ट्रीट देना चाहता है तो ये डिनर तू दे, अभय ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा। चूंकि सामने वाला सिन्हा ताऊ उसे खुश करना चाहता है तो उसे एक चांस दे दो, और वैसे भी प्रिया शर्मा का एक डिनर का खर्चा बचा लो। हालांकि प्रिया शर्मा को एक डिनर की कीमत की परवाह नहीं थी। अभय का उसूल था, जितना बचा सके बचा लो, दूसरों का पैसा खर्च करो, अपना बचाओ। रूपा सिन्हा को खुश करने के लिए सिन्हा ताऊ कई लोगों को प्राइवेट रूम नंबर 80 में ले गया और खास तौर पर एक बड़ी टेबल के डिशेस ऑर्डर किए। हर डिश होटल की मशहूर डिश थी, बहुत महंगी थी, और एक टेबल की कीमत हजारों रुपए थी। एक खाने में हजारों रुपए लग गए, और यह सिन्हा ताऊ सचमुच बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहा था। वो एक बड़े होटल का मैनेजर था, और फिर भी अभय सिन्हा के लिए खुद चाय और शराब डाल रहा था, सीधे वेटर की तरह बर्ताव कर रहा था। प्रिया शर्मा, श्यामली वर्मा और ललिता हैरान होकर देख रही थी। वो अभय सिन्हा के साथ आई थी और इसका फायदा उठा रही थी। सिन्हा ताऊ ने सोचा कि ये ब्यूटीज का अभय से कुछ लेना देना है, तो उसने उनके लिए भी चाय और शराब डाली। बेशक सिन्हा ताऊ ने ब्यूटीज के लिए रेड वाइन डाली और अभय के लिए माउताई। एक बड़े होटल के मैनेजर से शराब और चाय डलवाना, और कई ब्यूटीज को भी वीआईपी ट्रीटमेंट मिला। टेबल पर डिशेस भी बहुत शानदार थी, जिसमें सी फूड, प्रॉन्स, शेल, क्रैब्स, बर्ड्स नेस्ट, शार्क्स फिन, अबालोन और सी ककम्बर शामिल थे। प्रिया शर्मा, श्यामली वर्मा और ललिता, तीनों ब्यूटीज को सी फूड सबसे ज्यादा पसंद था। खाना खाते हुए उन्हें बहुत मजा आ रहा था। ब्यूटीज को खाते देखना बहुत अच्छा लग रहा था। बेशक अभय सिन्हा भी खाली नहीं बैठा था। खाते हुए उसने अपना बायां हाथ बढ़ाया और श्यामली वर्मा का नरम छोटा हाथ पकड़ लिया और लगातार मसलने लगा, जिससे श्यामली का खूबसूरत चेहरा शर्मिंदगी से लाल हो गया। अभय भाई बहुत शरारती है, इतने लोगों के सामने मेरा छोटा हाथ छू रहा है। हालांकि श्यामली ने थोड़ा विरोध किया, लेकिन अभय का हाथ उसे मजबूती से पकड़े था और वो चाहकर भी नहीं छुड़ा पाई। अभय के पैर भी जाहिर है खाली नहीं थे। उसका दाया पैर प्रिया शर्मा की पिंडली पर हुक की तरह लगा हुआ था और लगातार रगड़ रहा था, जो बहुत नरम और चिकना लग रहा था। ये बदमाश सचमुच मेरा फायदा उठा रहा है, प्रिया शर्मा ने अभय को मोहक ढंग से घूरा। उसकी खूबसूरत आंखों में थोड़ी शर्मिंदगी थी। उसने शर्माते हुए सिर नीचे कर लिया। डर था कि श्यामली वर्मा और ललिता को उसकी अजीब हालत का पता न चल जाए। अगर पता चल गया तो वो शर्मिंदगी से मुंह नहीं दिखा पाएगी। अभय अपने दाएं हाथ से खा रहा था, बाएं हाथ से नीचे श्यामली वर्मा का छोटा हाथ पकड़े हुए था और दाया पैर टेबल के नीचे प्रिया शर्मा की पिंडली को रगड़ रहा था। सचमुच मजा आ रहा था। कुछ लोगों के लिए खाना खाना शर्मिंदगी भरा था, और सिर्फ अभय सिन्हा खुश था। क्यों खुश था? क्योंकि उसने सबका फायदा उठा लिया था। शराब पीकर और खाना खाकर अभय और बाकी लोग होटल से निकल गए। अभय भाई, आपके पास सिन्हा कॉर्पोरेशन का 5 स्टार प्लैटिनम कार्ड कैसे है? सड़क पर श्यामली वर्मा ने छोटे सुनहरे सितारों वाली आंखों से पूछा। रूपा सिन्हा ने मुझे दिया, मुझे यकीन नहीं होता। 5 स्टार प्लैटिनम कार्ड इतना कीमती है, रूपा सिन्हा ने तुझे क्यों दिया? क्योंकि वो मेरी गर्लफ्रेंड है। बड़बड़ापन मत कर, रूपा सिन्हा अरबों की कंपनी की सीईओ है, वो तेरी गर्लफ्रेंड कैसे हो सकती है? श्यामली वर्मा ने सिर हिलाया। उसकी नजरों में अविश्वास था। उसे लगा कि अभय बड़बोलापन कर रहा है। पास खड़ी प्रिया शर्मा और ललिता को भी यकीन नहीं हुआ। वो दोनों भी सोच रही थी कि अभय बड़बोलापन कर रहा है। रूपा सिन्हा पूर्वांचल शहर में बहुत मशहूर है। आखिर वो पूर्वांचल की सबसे मोहक देवी है, सबसे अमीर औरत, सभी औरतों की आइडल और सभी मर्दों की गॉडेस। रूपा सिन्हा अभय सिन्हा की गर्लफ्रेंड होगी। ये मजाक बिल्कुल मजेदार नहीं था जब तक सूरज पश्चिम से न उगे। श्यामली वर्मा और प्रिया शर्मा की आंखों में अविश्वास देखकर अभय थोड़ा उदास हो गया। उसे लगा कि जब भी वो सच बोलता है लोग यकीन नहीं करते, लेकिन जब झूठ बोलता है तो लोग यकीन कर लेते हैं। वो सब एक मोहल्ले में नहीं रहते थे तो अलग हो गए। प्रिया शर्मा पश्चिम की तरफ गई, श्यामली वर्मा और ललिता दक्षिण की तरफ और अभय पूर्व की तरफ। लेकिन जब अभय टैक्सी में बैठा तो उसका चेहरा हैरान हो गया, क्योंकि ड्राइवर एक ब्यूटीफुल औरत थी, और सबसे बड़ी बात, वो इस औरत को जानता था। ये टैक्सी ब्यूटी कोई और नहीं, माया राठौर थी, क्रिमिनल पुलिस टीम की कैप्टन। माया राठौर टैक्सी चला रही थी। सचमुच ये क्या माजरा था, दांत टूटने की नौबत थी। छोटी माया, लंबे वक्त बाद मिली, बहुत मिस किया तुझे, पीछे की सीट पर बैठकर अभय ने हंसते हुए कहा। पिछले बार जब माया राठौर बैंक में डकैतों से मिली थी तब अभय ने उसे बचाया था। उसके बाद से इस लड़की का रवैया उसके प्रति बहुत अच्छा हो गया था।
वो पहले की तरह उसे देखते ही बंदूक नहीं निकालती थी जैसे दुश्मन हो। मैंने देखा कि तू है तो खास तौर पर तुझे बिठाया। माया राठौर ने अभय को देखा और कहा। वो एक मिशन पर थी और टैक्सी ड्राइवर बनकर आगे वाली गाड़ियों का पीछा करना था। जब वो जिंगजियांग होटल पहुंची तो उसने अभय को दरवाजे पर इंतजार करते देखा तो टैक्सी लेकर आ गई। छोटी माया, मुझे लगता है तू कोई केस सॉल्व कर रही है ना? तुझे कैसे पता? अरे आसान है, तू क्रिमिनल पुलिस की कैप्टन है। पुलिस यूनिफॉर्म नहीं पहनी, टैक्सी ड्राइवर के कपड़े पहने हैं। केस सॉल्व नहीं कर रही तो क्या कर रही है? अभय ने हल्के से मुस्कुराते हुए हल्के ढंग से कहा। न सिर्फ उसे पता था कि माया राठौर केस सॉल्व कर रही है, बल्कि ये भी पता था कि वो आगे वाली वैन का पीछा कर रही है। तू स्मार्ट है, मैंने तुझे गाड़ी में खींचकर सही किया। माया राठौर ने अभय की तारीफ की और हंसते हुए कहा। छोटी माया, तूने मुझे केस सॉल्व करने के लिए क्यों खींच लिया? मुझे अभी घर जाकर सोना है। अभय ने नाराजगी से कहा। माया राठौर के उसे गाड़ी में खींचने से थोड़ा उदास था। तू कह रही है कि तू क्रिमिनल पुलिस कैप्टन है, केस सॉल्व कर ले, मुझे क्यों खींच रही है? अभय सिंह, मेरी केस सॉल्व करने में मदद कर। माया राठौर ने अपने लाल होंठ हल्के से सिकोड़ते हुए शांत ढंग से कहा। क्या मेरी केस सॉल्व करने में मदद कर? अभय हैरान था और जल्दी से सिर हिलाया। नहीं, मदद नहीं करूंगा, ये पुलिस का काम है, मुझे क्यों खींच रही है? वो वुल्फ किंग था और पुलिस के सामने अपनी ताकत नहीं दिखाना चाहता था। उसे इन पुलिस वालों और उन बदमाशों से डील करना सबसे ज्यादा नफरत थी। अभय सिंह, तूने पिछले बार बैंक डकैती सॉल्व करने में मदद की थी और डकैत को मारा था, तो इस बार मेरी मदद कर। माया राठौर ने अपनी पलकें झपकाते हुए अभय से कहा। तुझे मेरी मदद चाहिए तो एक शर्त माननी होगी। क्या शर्त बता? मैं तेरे सीने को डेवलप करने में मदद करूंगा, एयरपोर्ट को पहाड़ बना दूंगा। अभय ने माया राठौर के हल्के सपाट सीने को देखा और नेक ढंग से कहा। उसे पता था माया राठौर एक ब्यूटीफुल औरत है। चमकदार चेहरा, सफेद त्वचा, हल्की उभरी नाक, लंबी काया और हीरोइक फिगर। लेकिन माया राठौर की एक कमी थी कि उसका सीना थोड़ा सपाट था जैसे एयरपोर्ट। ये कैसे चलेगा? ब्यूटी के सीने को डेवलप करने में मदद करनी ही होगी। अभय एक अच्छा इंसान है, ब्यूटीज के सीने को डेवलप करना हर मर्द का फर्ज है। मैं तेरे केले कमबख्त, मैं तेरे मुंह पर पैसिफिक सोडा थूक दूंगी। माया राठौर अभय की बेशर्मी से गुस्सा हो गई और सीधे गाली दे दी। पिछले बार बैंक डकैती के बाद माया राठौर के दिल में अभय के लिए बहुत आभार था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि अभय फिर से उसे छेड़ना शुरू कर देगा। वो अपने सीने को डेवलप नहीं करना चाहती थी। अगर सीना डेवलप होगा तो क्या उसे हाथों से पकड़कर रगड़ना नहीं पड़ेगा? कमबख्त, मुझे पता है तेरा इरादा अच्छा नहीं है। माया राठौर के मन में बहुत गुस्सा था। छोटी माया, अभी जो तूने कहा उसे दोबारा बोल। अभय सिंह ने माया राठौर से हंसते हुए कहा। मैं तुझसे कह रही हूं केले, मैं तेरे मुंह पर पैसिफिक सोडा थूक दूंगी। माया राठौर ने अपने लाल होंठ सिकोड़े। उसके मन में बहुत गुस्सा था। वो अभय की बेशर्मी से सचमुच नाराज थी। उसे लग रहा था कि अभय उसका दुश्मन है। हर बार इस लड़के को देखते ही उसे बहुत गुस्सा आता था। गुस्सा क्यों आता है? वजह बहुत साधारण है, क्योंकि ये लड़का हमेशा उससे शरारत करता है। छोटी माया, पैसिफिक ओशन में कोई सोडा होता है क्या? तूने आर्कटिक ओशन सोडा क्यों नहीं कहा? मुझे याद है ऐसा कोई ब्रांड होना चाहिए। अभय माया राठौर के पास और करीब आया और हंसते हुए बोला। सामने वाली पुलिस वाली के लिए हर बार उसे देखते ही छेड़ना उसकी जिंदगी का मजा बन गया था। जिंदगी पहले से ही बहुत उदास है, अगर कुछ मजेदार न ढूंढा तो बोरियत से मर जाएंगे। कमबख्त, अपना हाथ कहाँ रख रहा है? अभय का हाथ अपने सीने की तरफ बढ़ता देख माया राठौर की नाक लगभग टेढ़ी हो गई। ये कमबख्त अभी गाड़ी चला रहा है, मेरी जगह को क्यों छू रहा है? अगर कोई और देख लेगा तो मैं जीऊंगी कैसे? ये पूरा विलेन है। छोटी माया, जाहिर है तेरा सीना डेवलप करने के लिए, अभय ने हंसते हुए मसला, जिससे माया राठौर का चेहरा शर्मिंदगी से लाल हो गया और उसके मन में बहुत गुस्सा था। लेकिन गुस्से के साथ साथ उसे अपने सीने में एक सुन्नपन भी महसूस हुआ, जैसे चींटी काट रही हो। थोड़ा सुन्न और बहुत आरामदायक। छोटी माया, तू बड़ी हो गई है, अभय ने अचानक कुछ कहा, जिससे माया राठौर शर्मा गई। उसे पता चला कि अभी अपनी डेवलपमेंट के बाद माया राठौर की जगह सचमुच थोड़ी बड़ी हो गई थी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अभय की मसाज असरदार है। उसने फैसला किया कि आगे और मसाज करेगा ताकि ब्यूटीज को डेवलप करने में मदद कर सके। ये हर मर्द का फर्ज है। अरे, वो वैन क्यों रुक गई? माया राठौर का चेहरा बदल गया। उसने अचानक देखा कि आगे वाली वैन रुक गई थी। चल नीचे उतरकर देखते हैं। माया राठौर ने अभय को सख्त नजर से देखा, फिर कार का दरवाजा खोला और नीचे उतर गई। जब माया राठौर वैन के पास पहुंची, उसका चेहरा बदल गया।
क्योंकि उसने देखा कि वैन में सिर्फ एक मर्द था। वो सिगरेट पी रहा था और कोई बच्चे नहीं थे। ये क्या माजरा है? गाड़ी में बच्चे क्यों नहीं हैं? माया राठौर ने हल्के से भौहे सिकोड़ते हुए सोचा। उसे थोड़ा कंफ्यूजन हुआ। वो अभी एक बड़े अपहरण केस की जांच कर रही थी। कहा जा रहा था कि एक गैंग ने दर्जन से ज्यादा बच्चों का अपहरण किया था और ये वैन सबसे ज्यादा शक के दायरे में थी। कहा गया था कि सारे अपहरित बच्चे इस वैन में हैं। माया राठौर टैक्सी ड्राइवर बनकर इस वैन का पीछा कर रही थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि अब वैन में कोई नहीं होगा। उसी वक्त माया राठौर को अपने अंडर के पुलिस वालों का मैसेज मिला कि जिन दूसरी वैन का वो पीछा कर रहे थे वो भी खाली थी और वहां कोई नहीं था। माया राठौर चौंक गई। उसे पता था कि दूसरी पार्टी ने इन बच्चों को कहीं और ट्रांसफर कर दिया होगा और वो और उसके पुलिस वाले जिन वैन का पीछा कर रहे थे वो सब दूसरी पार्टी की चाल थी। ये क्रिमिनल गैंग कोई आम गैंग नहीं थी, बल्कि एक ताकतवर गैंग थी जिसमें एंटरकनाइज की काबिलियत थी। मिस, आप क्या ढूंढ रही हैं? वैन का ड्राइवर एक पतला युवक था। उसने माया राठौर को अपनी वैन देखते हुए देखा और पूछा, यहां लोग कहाँ हैं? माया राठौर ने वैन की तरफ इशारा करते हुए पूछा, मिस, मुझे समझ नहीं आ रहा आप क्या कह रही है। तेरी वैन में अपहरित बच्चे थे, अब वो लोग कहाँ हैं? मैं पुलिस हूं। अगर तूने उन बच्चों का पता नहीं बताया तो मेरे पास तुझे गिरफ्तार करने का हक है। मिस, भले ही आप पुलिस हो, आप दूसरों पर इल्जाम नहीं लगा सकती। आपके पास सबूत है? अगर सबूत नहीं है तो बकवास मत करो। सावधान रहो, मैं तुम पर मानहानि का केस कर दूंगा। पतला युवक ठंडे ढंग से मुस्कुराया और माया राठौर से बोला। उसे उससे बिल्कुल डर नहीं था। किसी को गिरफ्तार करने के लिए सबूत चाहिए। पहले दूसरी पार्टी के क्राइम का सबूत ढूंढना पड़ता है, तब जाकर गिरफ्तारी हो सकती है। अब वैन में कोई बच्चे नहीं थे तो वो जाहिर है माया राठौर से नहीं डरेगा। पतले युवक की बात सुनकर माया राठौर बहुत गुस्सा हुई। उसे पता था कि उन बच्चों को दूसरी पार्टी ने ट्रांसफर कर दिया होगा, इसलिए वो बहुत नाराज थी। अभय सिंह ने माया राठौर और पतले युवक की बहस नहीं सुनी, बल्कि अपनी आंखें हल्के से सिकोड़कर सामने वाली वैन को गौर से देखा। वैन बहुत आम थी, बस एक सफेद वैन थी जो सड़क पर हर जगह दिखती है। इसमें कुछ भी अजीब नहीं था, लेकिन अभय को वैन के पहियों पर कुछ अजीब दिखा। अभय पहिए के पास गया और देखा कि पहिए के पैटर्न में कुछ पीली मिट्टी थी। ये पीली मिट्टी आम मिट्टी नहीं थी, बल्कि ईंट बनाने वाली फैक्ट्रियों की मिट्टी थी, जिसमें हल्की जलने की गंध थी। अभय ने अंदाजा लगाया कि ये वैन जरूर किसी ईंट की फैक्ट्री में गई होगी और वहां से निकली होगी। और पहियों पर मिट्टी बहुत नहीं थी, जिसका मतलब था कि ईंट की फैक्ट्री अभी अभी खुली होगी। छोटी माया, जब वैन में कोई नहीं है तो चलते हैं। अभय माया राठौर के पास आया और उससे कहा, बच्चा अभी नहीं मिला, फिर क्यों जाए? माया राठौर जाहिर है नहीं जाना चाहती थी। आखिर सामने वाली वैन अभी भी एक क्लू थी। चलते हैं, वैन में कोई बच्चे नहीं है। अभय ने हल्के से मुस्कुराया और माया राठौर को नाना करते हुए खींच कर ले गया। माया राठौर जाना नहीं चाहती थी, लेकिन अभय की ताकत बहुत ज्यादा थी, तो आखिर में उसे गाड़ी में खींच लिया गया। बदमाश, तूने मुझे क्यों खींच लिया? मुझे अभी बच्चा नहीं मिला। गाड़ी में माया राठौर का खूबसूरत चेहरा गुस्से से भरा था, थोड़ा नाराज और असंतुष्ट। छोटी माया, फिक्र मत कर, मैं तेरा ये केस सॉल्व कर दूंगा, अभय ने कॉन्फिडेंस से मुस्कुराते हुए कहा। अभी की ऑब्जर्वेशन से उसके मन में एक प्लान था और उसे कुछ क्लूज पता चल गए थे। केस सॉल्व करना? कैसे सॉल्व करेगा? मुझसे पूछ। यहां पास में कोई ईंट की फैक्ट्री है? ये क्यों पूछ रहा है? बस बता, यहां पास में कोई ईंट की फैक्ट्री है? रुक, मैं अपने लोगों से चेक करवाती हूं। हालांकि माया राठौर को नहीं पता था कि अभय ईंट की फैक्ट्री क्यों पूछ रहा है, फिर भी उसने अभय पर भरोसा करना चुना। उसने अपना मोबाइल निकाला और पुलिस वालों को कॉल करके पास की ईंट की फैक्ट्री ढूंढने को कहा। थोड़ी देर बाद उसके अंडर वालों ने ईंट की फैक्ट्री की जानकारी दी। माया राठौर ने मोबाइल नीचे रखा और बोली, यहां पास में 3 ईंट की फैक्ट्रियां हैं। एक डू माउंटेन के पास, एक सबर्ब्स में और एक तियाने रोड पर। मुझसे पूछ, इन तीनों में से कौन सी फैक्ट्री नई खुली है? अभय ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। डू माउंटेन के नीचे वाली फैक्ट्री नई खुली है, इसे सिर्फ 1 महीना हुआ है। बहुत अच्छे, तुरंत डू माउंटेन के नीचे वाली ईंट की फैक्ट्री पर चल। डू माउंटेन की फैक्ट्री क्यों जाना है? बहुत साधारण है, वो अपहरित बच्चे डू माउंटेन के नीचे वाली ईंट की फैक्ट्री में है, अभय ने मुस्कुराते हुए कॉन्फिडेंस से कहा। तू कह रहा है कि वो बच्चे डू माउंटेन की ईंट की फैक्ट्री में है, इसका क्या आधार है? अभय सिन्हा की बात सुनकर माया राठौर ने हल्के से भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। उसे लग रहा था कि अभय थोड़ा मनमाना बोल रहा है। उसने क्यों कहा कि बच्चे डू माउंटेन की ईंट की फैक्ट्री में है?
अगर वो वहां गए और बच्चे नहीं मिले तो वक्त की बर्बादी होगी। छोटी माया, अगर मैं कह रहा हूं कि बच्चे वहां हैं तो जरूर होंगे, अभय ने कॉन्फिडेंस से कहा। वो वुल्फ क्षेत्र का वुल्फ किंग था। उसने एक बार अपने वुल्फ टाइगर ग्रुप को लेकर पूरे अफ्रीका में तहलका मचा दिया था। जासूसी और एंटी जासूसी में उससे ज्यादा माहिर कोई नहीं था। मुझे अभी भी यकीन नहीं कि बच्चे डू माउंटेन की ईंट की फैक्ट्री में होंगे। माया राठौर ने सिर हिलाया। उसे अभी भी लग रहा था कि अभय की बात पर भरोसा नहीं किया जा सकता। छोटी माया, चलो एक शर्त लगाते हैं। क्या शर्त? सुनाओ। अगर वो बच्चे डू माउंटेन की ईंट की फैक्ट्री में मिले तो तू मुझे अपना सीना डेवलप करने देगी। अगर नहीं मिले तो मैं आगे से तेरी बात मानूंगा। तू मुझे पूरब जाने को कहेगी तो मैं पूरब जाऊंगा। अभय ने माया राठौर के सीने पर नजर डाली और हंसते हुए कहा, सच कहें तो इतनी बड़ी ब्यूटी का सीना एयरपोर्ट जैसा हो, ये मेरे पापा बर्दाश्त कर लें, लेकिन मेरी मम्मी नहीं, तो उसे इस ब्यूटी का एयरपोर्ट डेवलप करने में मदद करनी ही होगी। अभय की बात सुनकर माया राठौर का खूबसूरत चेहरा बदल गया। वो बहुत गुस्सा हुई, लेकिन जब उसने सोचा कि दूसरी पार्टी ने क्या कहा, उसका दिल हिल गया। अगर दूसरी पार्टी हार गई तो उसे आगे उसकी बात माननी पड़ेगी। ठीक है, मैं तुझसे शर्त लगाती हूं। अगर वो बच्चे सचमुच डू माउंटेन की ईंट की फैक्ट्री में मिले तो मैं तुझे अपना सीना डेवलप करने दूंगी। अगर नहीं मिले तो तुझे मेरी बात माननी होगी। मैं तुझे नदी में कूदने को कहूंगी तो तुझे कूदना होगा, माया राठौर ने सख्त ढंग से कहा। छोटी माया, तू इतनी सख्त नहीं होगी ना? सचमुच मुझे नदी में कूदने को कहेगी? अभय ने नाराजगी भरे चेहरे से कहा। कहा जाता है कि औरत का दिल सबसे जहरीला होता है, और ये सच है। ये माया राठौर सचमुच उसे नदी में कूदने को कह रही है। बहुत गलत है। जब वक्त आएगा उसे सख्त सजा देनी होगी और उसके एयरपोर्ट को बहुत डेवलप करना होगा। बूम! गाड़ी गरजते हुए डू माउंटेन के नीचे की ईंट की फैक्ट्री की तरफ बढ़ी। माया राठौर ड्राइव करते हुए अपने अंडर वालों को फोन करना नहीं भूली। उसने कहा कि वो डू माउंटेन की ईंट की फैक्ट्री जा रही है। वो बस अपनी लोकेशन के बारे में कैजुअली बता रही थी, लेकिन डिप्टी कैप्टन अर्जुन ने सुन लिया। अर्जुन ने सोचा कि माया राठौर को बच्चे के अपहरण के बारे में कोई क्लू मिल गया है, और उसने भी लोगों को लेकर डू माउंटेन की ईंट की फैक्ट्री की तरफ चल दिया। आधे घंटे बाद माया राठौर ने अभय को डू माउंटेन के नीचे की ईंट की फैक्ट्री तक ड्राइव करके पहुंचाया। उसने गाड़ी दूर पार की ताकि कोई देख न ले। फिर दोनों गाड़ी से उतरे और रास्ते से ईंट की फैक्ट्री की तरफ बढ़े। ये एक 3000 स्क्वायर मीटर की ईंट की फैक्ट्री थी, जिसके चारों तरफ एक बड़ी दीवार थी। 2 मीटर से ज्यादा ऊंची दीवार के पास कुछ लाल ईंटें रखी थी और लोहे का गेट ताला लगा हुआ था, जिससे अंदर जाना नामुमकिन था। बेशक आम लोगों के लिए अंदर जाना जरूर नामुमकिन था, लेकिन अभय सिन्हा और माया राठौर के लिए यह मुश्किल नहीं था। माया राठौर आम पुलिस स्कूल से ग्रेजुएट थी। चाहे लड़ाई हो या दीवार चढ़ना, वो बहुत अच्छी थी। और अभय सिंह, वो वुल्फ किंग था। उसके लिए 2 मीटर ऊंची दीवार लगभग सपाट जमीन जैसी थी। शू शू! अभय सिन्हा और माया राठौर दीवार पर चढ़े और अंदर कूद गए। अंदर कूदने के बाद दोनों ने देखा कि दीवार के अंदर ज्यादा ईंटें नहीं थी, बस कुछ बड़े लोहे के गेट के पास रखी थी। बाकी जगह खुली थी और कुछ जगहों पर घास उगाई थी। दोनों के सामने 500 मीटर दूर एक पुरानी 3 मंजिला इमारत थी, और इमारत के दरवाजे पर 4 लोग पहरा दे रहे थे। सबके बाल पीले रंगे हुए थे, हाथों पर टैटू थे और हाथों में डंडे थे। चेहरा खतरनाक लग रहा था। इस ईंट की फैक्ट्री में कुछ गड़बड़ है। माया राठौर उन लोगों को देखकर हैरान थी, क्योंकि आम ईंट की फैक्ट्रियों में ऐसे गुंडे नहीं होते। एक नजर में पता चलता था कि ये आम लोग नहीं हैं। अभय सिंह और माया राठौर झुककर सावधानी से साइड से आगे बढ़े। वो बहुत हल्के और धीरे चल रहे थे। डर था कि दरवाजे पर 4 लोग उन्हें देख न ले। एक घास के ढेर से गुजरते वक्त माया राठौर ने गलती से एक प्लास्टिक की बोतल पर पैर रख दिया और अचानक पफ की आवाज हुई। पफ की आवाज सुनकर दरवाजे पर चारों गुंडों ने इस तरफ देखा। अभय की रिएक्शन सबसे तेज थी। उसने जल्दी से माया राठौर को जमीन पर धकेल दिया और घास में लेट गया। अच्छा हुआ कि वो घास का ढेर था, 1 मीटर से ज्यादा ऊंचा, बहुत घना, और उन गुंडों को एक नजर में कुछ नहीं दिखा। गुंडों को कुछ नहीं दिखा, लेकिन घास में माया राठौर को बहुत अजीब लग रहा था। उसका शरीर अभय ने जमीन पर दबा दिया था और एक गहरा संपर्क हो गया था। दोनों के शरीर पास पास थे और अभय ने अपने हाथ माया राठौर के सीने पर रखे थे। थोड़ा नरम लग रहा था और उसने हाथों को रगड़ा भी, जिससे माया राठौर बहुत गुस्सा हुई। माया राठौर का खूबसूरत चेहरा लाल हो गया। वो सचमुच उठकर अभय को लात मारना चाहती थी, लेकिन उसने सोचा कि पास में 4 गुंडे हैं।
अगर वो अलर्ट हो गए तो सब खत्म। तो उसने खुद को रोक लिया। छोटी माया, मैं तेरे पूरे शरीर की मसाज कर दूंगा। घास में अभय के हाथ बिल्कुल शांत नहीं थे। उसने पहले माया राठौर के सीने को मसला, फिर उसके शरीर के साथ साथ पूरे शरीर को मसल दिया। कमबख्त, जल्दी उठ, माया राठौर ने अपने शरीर के सुनपन को रोकते हुए लाल चेहरे के साथ धीरे से कहा। अभय ने उसके पूरे शरीर को छू लिया था। वो बहुत शर्मिंदा थी, लेकिन क्योंकि वो घास में थी, वो चिल्ला नहीं सकती थी। छोटी माया, अभी नहीं उठ सकते, वरना 4 गुंडों को पता चल गया तो खत्म। थोड़ी देर बाद उठेंगे। अभय ने मुस्कुराया, लेकिन उठा नहीं। इतना अच्छा मौका था। अभय उसे जाहिर है नहीं छोड़ता। वो अपनी हथेलियों को लगातार मसलता रहा और माया राठौर के शरीर का फायदा उठाता रहा। अरे, छोटी माया की काया अच्छी है, लेकिन अफसोस ये एयरपोर्ट है। अभय ने आह भरी, जिससे माया राठौर बहुत गुस्सा हुई। करीब 5 मिनट बाद अभय को लगा कि 4 गुंडे अब ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो वो धीरे से उठा। बेशक वो खड़ा नहीं हुआ, बल्कि झुककर जमीन पर बैठ गया। दरवाजे पर 4 गुंडे पहरा दे रहे हैं। अब क्या करें? माया राठौर ने अपने बेतरतीब कपड़े ठीक किए, अभय को सख्त नजर से देखा और गुस्से में कहा, दरवाजे के सामने से नहीं जा सकते, पीछे की खिड़की से अंदर चलते हैं। अभय ने हल्के से मुस्कुराया, माया राठौर का छोटा हाथ पकड़ा, झुककर दूसरी दिशा में बढ़ गया। अभय सिन्हा और माया राठौर झुककर पीछे की खिड़की तक आए। वो पंजों के बल खड़े हुए खिड़की के साथ साथ चले और अंदर देखा। खाली कमरे में 4-5 लोहे के पिंजरे थे और दर्जन से ज्यादा बच्चे उन पिंजरों में बंद थे। कुछ बच्चों के गले में कुत्ते के कॉलर थे। बेचारे बच्चे, ये एक बेचारे बच्चों का समूह था, जिनका न सिर्फ अपहरण हुआ था, बल्कि उन पर अमानवीय अत्याचार भी हुए थे। ये नीच लोग बच्चों पर ऐसे अत्याचार कर रहे हैं। इनका मरना तय है। माया राठौर का खूबसूरत चेहरा गुस्से से भरा था। उसकी आंखों में आग थी। कमरे में उन बेचारे बच्चों को देखकर उसके दिल में एक भड़कती आग जल उठी। छोटी माया, मैं तेरी बात से सहमत हूं। ये नीच लोग सचमुच मरने के हकदार है। अभय सिंह ने सिर हिलाया। उसे लगा कि माया राठौर सही कह रही है। जब उसने कमरे में बच्चों की दयनीय हालत देखी, उसे भी गुस्सा आया। इन बच्चों में सबसे बड़ा किशोर था और सबसे छोटा सिर्फ 5-6 साल का, लेकिन इनका बुरा हाल कर दिया गया था। बच्चे देश के फूल और भविष्य की उम्मीद होते हैं, लेकिन इन नीच लोगों ने उनका अपहरण किया और तस्करी की, कुछ के हाथ तक तोड़ दिए। ये सचमुच बहुत क्रूर था। कमरे में 20 से ज्यादा बड़े बड़े मर्द थे, सब लंबे चौड़े और ताकतवर, और कुछ के हाथों में बंदूकें भी थी। माया राठौर जानती थी कि इस हालत में सिर्फ चालाकी से काम लिया जा सकता है, जबरदस्ती हमला नहीं किया जा सकता, वरना वो बच्चे चोटिल हो जाएंगे। इस वक्त बच्चों की सेफ्टी सुनिश्चित करना पहली प्रायोरिटी थी। अभय सिंह, अब क्या करें? माया राठौर ने अपने लाल होंठ हल्के से सिकोड़ते हुए धीरे से पूछा। उसे पता था कि इस खतरनाक हालत में सिर्फ अभय ही कुछ कर सकता है, क्योंकि पिछले बार बैंक डकैतों से उसे अभय ने ही बचाया था। माया राठौर के नजरिए से हालांकि अभय थोड़ा कमबख्त था, जो उसे छेड़ता और फायदा उठाता था, लेकिन उसकी ताकत बहुत जबरदस्त थी। छोटी माया, बहुत आसान है। पहले हम दरवाजे पर 4 गुंडों को मारें, फिर उनकी ड्रेस में घुस जाएं। अभय ने हल्के से मुस्कुराया। उसके मन में एक प्लान था। यह रणनीति थी जिसे छल से समुद्र पार करना कहते हैं। इससे लोहे के पिंजरे में बंद बच्चों को सुरक्षित बचाया जा सकता है। सच तो यह है कि अभय की ताकत से इन दर्जनों लोगों को मारना मुश्किल नहीं था, लेकिन उसे डर था कि ये बड़े मर्द दीवार फादकर बच्चों को चोट पहुंचाएंगे, इसलिए उसने हाथ नहीं उठाया। बेशक एक और वजह थी, वो अपने सारे पत्ते नहीं खोलना चाहता था। अभय सिन्हा और माया राठौर खिड़की के नीचे झुककर बच्चों को बचाने की चर्चा कर रहे थे कि तभी ईंट की फैक्ट्री से जोर की आवाज आई और ताला लगा हुआ लोहे का गेट बाहर से खटखटाकर खोल दिया गया। कमबख्त, ये कौन बेवकूफ है जिसने बड़ा लोहे का गेट खटखटाया? गेट खुलते देख अभय ने गुस्से से गाली दी। उसे पता था कि गेट खटखटाने से जोर की आवाज होगी और दरवाजे पर 4 गुंडे और कमरे में लोग अलर्ट हो जाएंगे। जाहिर है, दरवाजे पर 4 गुंडे और अंदर के बड़े मर्द चौंक गए। उनके चेहरे बहुत बदल गए और उन्होंने जल्दी से अपने हथियार उठा लिए। बड़ा लोहे का गेट टूट गया और 4 पुलिस गाड़ियां अंदर आ गई। इसके बाद दर्जन भर पुलिस वाले नीचे उतरे। अगुआ पुलिस वाला एक लंबा युवक था, मोटी भौहें, बड़ी आंखें, सीधी नाक और अच्छा दिखने वाला। उस युवक का नाम अर्जुन था। वो पूर्वांचल शहर की क्रिमिनल पुलिस ब्रिगेड का डिप्टी कैप्टन था। उसे पता था कि माया राठौर ईंट की फैक्ट्री आई है, तो उसने अपने लोगों को लेकर यहां आ गया।
अर्जुन ने गेट तोड़ा तो उसकी नजर दरवाजे पर 4 गुंडों पर पड़ी और उसका चेहरा खुशी से चमक उठा। उसे पता था कि आम ईंट की फैक्ट्रियों में गुंडे नहीं होते और इस फैक्ट्री में गुंडे हैं, मतलब अंदर जरूर कुछ गड़बड़ है। भाई किरण, पुलिस ने ये जगह ढूंढ ली तो अब क्या करें? कमरे में एक ताकतवर मर्द ने बंदूक वाले मिडिल एज मर्द से कहा। वो मिडिल एज मर्द लंबा और मजबूत था, उसमें बुरी आत्माएं भरी थी। उसका नाम किरण था और वो इस ग्रुप का बॉस था। और क्या करें, इन बच्चों को बंधक बनाकर भागे। किरण ने उस बड़े मर्द को ठंडी नजर से देखा और कहा। उसे पता था कि वो और बाकी लोग घिर गए हैं और जबरदस्ती लड़ने की ताकत नहीं है। इन बच्चों को बंधक बनाकर ही भाग सकते हैं। अभय सिंह, अब क्या करें? अंदर के लोग बच्चों को बंधक बनाने जा रहे हैं। माया राठौर का चेहरा बदल गया और उसने चिंता से कहा। इस वक्त वो अर्जुन के बर्ताव से बहुत गुस्सा थी। उसने इस लड़के को दोषी ठहराया। कुछ नहीं करने पर लोहे का गेट क्यों तोड़ा? पहले हालात का पता लगाकर फैसला नहीं ले सकता था। और क्या करें, जाहिर है उन बच्चों को बचाए, अभय ने गुस्से से कहा। बूम! अभय ने अपनी दाई मुट्ठी उठाई और एक घूंसे से खिड़की का शीशा तोड़ दिया। उसके शरीर की एक हरकत से वो बिजली की तरह कमरे में घुस गया। शू शू! अभय ने पहले से तैयार दर्जनों पत्थर निकाले और उस ग्रुप के बड़े मर्दों पर फेंक दिए। आह आहा! बड़े मर्दों को पत्थर लगे। वो दर्द भरी चीखें मारते हुए जमीन पर गिर गए। अभय की ये चाल छुपा हथियार कहलाती थी, जिसे वो कम ही इस्तेमाल करता था। ये उसका ट्रम्प कार्ड था, लेकिन आज इन बच्चों को बचाने के लिए उसे इस्तेमाल करना पड़ा। अपने चारों तरफ दर्जनों बड़े मर्दों को जमीन पर गिरते देख किरण का चेहरा बहुत बदल गया। उसकी आंखों में डर की चमक थी। इतना ताकतवर छुपा हथियार! वो दशकों से जंगल में था, उसने कभी इतना ताकतवर छुपा हथियार नहीं देखा था। पत्थरों से इंसान को गिराने की ये छुपा हथियार की तकनीक सिर्फ किंवदंती में मौजूद तांग संप्रदाय के पास हो सकती थी। तांग संप्रदाय के छुपे हथियार दुनिया में बेजोड़ हैं, लेकिन तांग संप्रदाय के हथियार जंगल में कभी नहीं दिखे। कहा जाता है कि तांग संप्रदाय के हथियार इस्तेमाल करने वाले सब औरतें हैं। सामने वाला युवक जाहिर है मर्द है। इसके पास इतना ताकतवर छुपा हथियार कैसे हो सकता है? पास मत आ, और पास आया तो गोली मार दूंगा। किरण ने अभय पर बंदूक तानी और धमकी दी, लेकिन उसकी धमकी के सामने अभय ठंडे ढंग से मुस्कुराया, अपने शरीर को हिलाया और पलक झपकते किरण के पास पहुंच गया। उसकी हैरान नजरों के नीचे उसने बंदूक छीनी, कुछ बार मसली और वो टुकड़ों में बदल गई। पेंग! अभय ने किरण के पेट में लात मारी, उसे दूर उड़ा दिया। वो दीवार से टकराया, जमीन पर गिरा और बेहोश हो गया। बेचारा किरण! इस ग्रुप का लीडर होने के नाते उसकी ताकत कम नहीं थी, लेकिन वुल्फ किंग अभय सिंह के सामने उसे जवाब देने की ताकत भी नहीं थी। बहुत ताकतवर कमरे में दर्जनों लोगों को अभय ने पलक झपकते ठीक कर दिया। माया राठौर का खूबसूरत चेहरा हल्का बदल गया, उसकी आंखों में चमक थी। उसे लगा कि अभय सचमुच बहुत ताकतवर है। जितने लोगों से वो मिली उससे ज्यादा। यहां तक कि आर्म्ड पुलिस स्कूल का इंस्ट्रक्टर भी अभय जितना ताकतवर नहीं था। कह सकते हैं कि अभय की ताकत माया राठौर की समझ से बाहर थी। शायद सेना की किंवदंती में मौजूद सैनिकों का राजा ही उसके मुकाबले का हो सकता है। अभय ने किरण को देखा, उसकी आंखों में तिरस्कार था। इस लड़के को लगा कि वो बंदूक से उसे धमका सकता है, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी बंदूक उसके लिए कोई खतरा नहीं थी। हाथ ऊपर कर, नीचे बैठ, जल्दी सरेंडर कर। अभय लोहे के पिंजरे खोलकर बच्चों को छुड़ाने वाला था कि अचानक एक ठंडी और सख्त आवाज आई। अर्जुन ने अभय पर बंदूक तानी। उसके पीछे दर्जन भर पुलिस वाले थे। उन्होंने अभी दरवाजे पर 4 गुंडों को ठीक किया था और अंदर दौड़ आए। अभय को क्रिमिनल गैंग का मेंबर समझ लिया। अर्जुन को देखकर अभय गुस्से से भर गया। इसी लड़के ने अभी लोहे का गेट तोड़ा था और अंदर के बड़े मर्द को अलर्ट कर दिया था। अगर ये ना होता तो वो बच्चे बंधक बनते और चोटिल हो जाते। तू अंधा है क्या? नहीं देखा कि मैं लोगों को बचा रहा हूं? मुझ पर बंदूक क्यों तान रहा है? अभय ने अर्जुन को ठंडी नजर से देखा और गुस्से में कहा। उसके मन में बहुत गुस्सा था। उसने अभी अच्छा काम किया। तुझे धन्यवाद न देना ठीक है, लेकिन मुझ पर बंदूक तान रहा है, सचमुच बहुत गलत है। हाथ ऊपर कर, तू क्रिमिनल गैंग का मेंबर है और इन बच्चों को तूने चोट पहुंचाई। अर्जुन ने अभय सिंह से ठंडी मुस्कान के साथ कहा। वो अंदर आया तो उसने देखा कि लोहे के पिंजरों में बच्चे घायल थे। न सिर्फ वो पिंजरों में बंद थे, उनके गले में लोहे की चेन के कॉलर थे और कुछ बच्चों के हाथ टूटे हुए थे। अर्जुन ने सोचा कि ये सब अभय सिंह ने किया, इसलिए उसने उस पर बंदूक तान दी। तू न सिर्फ अंधा है,
बल्कि दिमाग से भी गया गुजरा है। क्या तुझे पता है कि तू अभी बिना सोचे समझे अंदर घुसा और इन बच्चों की जान खतरे में डाल दी? सामने वाले लड़के के लोहे का गेट तोड़ने की बात सोचकर अभय को गुस्सा आया। अच्छा हुआ कि वो इतना ताकतवर था कि उसने अपने छुपे हथियार का इस्तेमाल किया, वरना ये बच्चे जरूर बंधक बनते और चोटिल हो जाते। अच्छा हुआ कि सामने वाला लड़का अब उस पर इल्जाम लगा रहा था। सचमुच मरने की चाहत थी। लड़के, तूने मुझे गाली देने की हिम्मत की। मेरे पास तुझे गिरफ्तार करने का हक है। उदास चेहरे के साथ अर्जुन एक हाथ में बंदूक और दूसरे में हथकड़ी लिए अभय की तरफ बढ़ा। निकल, अभय ने गुस्से से गाली दी, और जब उसने अर्जुन को अपने सामने आते देखा तो अचानक अपना दाया पैर बढ़ाया और उसके पेट में लात मारी। एक धमाके के साथ अर्जुन का शरीर उल्टा उड़ गया, दीवार से जोर से टकराया और जमीन पर गिर गया। उसका चेहरा पीला पड़ गया और मुंह के कोने से खून की एक बूंद बह निकली। जाहिर है वो घायल हो गया था। तुम सब क्या देख रहे हो? इसे गोली मार दो, अर्जुन ने एक मुंह खून थूककर अपने पीछे खड़े दर्जन भर अंडर वालों से उदास चेहरे के साथ कहा। अर्जुन की बात सुनकर उन लोगों ने अपनी बंदूकें अभय पर तान दी। हालत बहुत नाजुक थी और खतरा नजदीक था। सब रुक जाओ, बंदूकें नीचे करो। माया राठौर खिड़की से अंदर कूदी और उन दर्जन भर लोगों से कहा। अभय की स्पीड बहुत तेज थी। माया राठौर अभी रिएक्ट नहीं कर पाई थी, लेकिन अब उसे समझ आ गया था, तो उसने जल्दी से अपने अंडर वालों को रोकने की कोशिश की। वो नहीं चाहती थी कि ये लोग अभय को चोट पहुंचाएं। कैप्टन, आप यहां कैसे? माया राठौर को देखकर आसपास के दर्जन भर लोगों के चेहरे हल्के बदल गए और उन्होंने कहा। माया राठौर क्रिमिनल पुलिस ब्रिगेड की कैप्टन थी, उनकी सीधी बॉस। वो जाहिर है उसे जानते थे, लेकिन कैप्टन ने उन्हें बंदूकें नीचे करने को कहा, जिससे उन्हें कंफ्यूजन हुआ। क्या कैप्टन ने सामने वाले युवक को डिप्टी कैप्टन को चोट पहुंचाते नहीं देखा? इन बच्चों को अभय सिंह ने बचाया और जमीन पर पड़े लोगों को भी उसने चोट पहुंचाई। माया राठौर ने जमीन पर बेहोश पड़े बड़े मर्दों की तरफ इशारा किया और शांत ढंग से कहा। अभय की ताकत के बारे में माया राठौर को बहुत अच्छे से पता था। अगर वो सचमुच गुस्सा हो गया तो ये दर्जन भर अंडर वाले भी उसके सामने नहीं टिक पाएंगे। आम लोगों के लिए बंदूकें ताकतवर होती हैं, लेकिन अभय सिंह के लिए वो खिलौनों से ज्यादा कुछ नहीं थी। माया राठौर की बात सुनकर सबने जमीन की तरफ देखा। तब उन्हें एहसास हुआ कि जमीन पर दर्जनों बड़े मर्द पड़े थे। इनमें से कई के बाल पीले थे और टैटू थे। एक नजर में पता चलता था कि ये गुंडे हैं। जब सबको हालत समझ आई तो सबके चेहरे शर्मिंदगी से भर गए और उन्होंने जल्दी से अपनी बंदूकें हटा ली। उन्होंने सचमुच हीरो को क्रिमिनल समझ लिया था। उन्हें शर्मिंदगी हुई। अर्जुन, तुम्हारी लीडरशिप की कमी और बच्चों को खतरे में डालने की वजह से मैं अब तुम्हें डिप्टी कैप्टन के पद से अस्थायी रूप से हटाने का फैसला करती हूं। वापस जाकर गंभीर समीक्षा करो। माया राठौर ने जमीन पर पड़े अर्जुन को देखा और ठंडे लहजे में कहा। उसे भी अर्जुन की लापरवाही से बहुत नफरत थी, इसलिए उसने उसे सीधे सस्पेंड कर दिया और समीक्षा लिखने को कहा। यह उसकी सजा भी थी। माया राठौर की बात सुनकर अर्जुन ने मुंह खोला और कुछ कहना चाहा, लेकिन सोचा कि अभी की गलती सचमुच उसने की थी, तो वो सिर्फ पीले और उदास चेहरे के साथ सिर झुका सका। ये बच्चे बहुत बेचारे हैं। माया राठौर ने लोहे का पिंजरा खोला और अंदर के बच्चों को बाहर निकाला। उसका खूबसूरत चेहरा दया से भरा था। औरतें स्वाभाविक रूप से दयालु और ममता की चमक से भरी होती हैं, तो इन बच्चों की दयनीय हालत देखकर उसे तुरंत दुख हुआ। इनमें से ज्यादातर बच्चों के नाक मुंह सूजे हुए थे। उनके चेहरों और हाथों पर चोटों और नीले निशान थे। जाहिर है इन गुंडों ने इन्हें बहुत पीटा था। ये एक गंभीर बच्चा तस्करी का केस था। ये गुंडे एक क्रिमिनल गैंग थे। इन्होंने इन बच्चों का अपहरण किया, कुछ के हाथ तोड़े और उन्हें भीख मांगने के लिए मजबूर किया। छोटे बच्चों को दूर के पहाड़ी इलाकों में बेच दिया जाता था। माया राठौर एक इंसाफ पसंद पुलिस वाली थी। इन गुंडों के बुरे कामों को सोचकर वो गुस्से से भरी थी। वो फिर उन गुंडों के पास गई और उन्हें जोर से लात मारी। अपने दिल के गुस्से को निकाला। कुछ बच्चे इतने बुरी तरह घायल थे कि वो पिंजरे से बाहर भी नहीं निकल पा रहे थे और बहुत बुरी तरह रो रहे थे, जो सुनने वालों को तकलीफ दे रहा था। रात के 11 बज चुके थे और हॉस्पिटल के डॉक्टर पहले ही छुट्टी पर जा चुके थे। अगर वो डॉक्टर घर से आए भी तो 1 घंटे से ज्यादा लगेगा। ये घायल बच्चे इतना इंतजार नहीं कर सकते थे। हर मिनट की देरी इन बच्चों को नुकसान पहुंचा सकती थी, और शायद ऐसा शारीरिक नुकसान भी जो ठीक ना हो सके। माया राठौर ने पहले ही हॉस्पिटल को कॉल करके एम्बुलेंस को जल्दी भेजने को कहा था, लेकिन इसमें कुछ वक्त लगेगा तो वो सिर्फ परेशान हो सकती थी। छोटी माया,
मुझे इन बच्चों का इलाज करने दे, वक्त बर्बाद मत कर। अभय माया राठौर के पास आया और कहा, क्या छोटी माया? ये लड़का कैप्टन को छोटी माया कह रहा है? आसपास के पुलिस वालों के चेहरे हैरानी से भर गए। उनके मन में 10,000 घास मिट्टी के घोड़े दौड़ गए। उन्हें लगा कि शायद उन्होंने गलत सुना। माया राठौर कौन है? वो पूर्वांचल शहर की क्रिमिनल पुलिस की कैप्टन है, एक सख्त पुलिस वाली। पहले किसी ने उसे छेड़ा था तो उसने उसकी तीसरी टांग तोड़ दी थी, लेकिन अब सामने वाला युवक माया राठौर को छोटी माया कह रहा है। कैप्टन गुस्सा नहीं हुई, सचमुच दांत टूट गए। सबने माया राठौर को अजीब नजरों से देखा। उनकी आंखों में गॉसिप की आग चमक रही थी। क्या कैप्टन इस युवक से हार गई? अगर ऐसा है तो यह बड़ी खबर होगी। क्या देख रहे हो? जल्दी इन बदमाशों को पकड़ो। माया राठौर का खूबसूरत चेहरा बदल गया और उसने अपने अंडर वालों पर गुस्से से चिल्लाया, ये कमबख्त, तुम्हारी कैसी नजरें हैं? तुम्हारी कैप्टन कुंवारी है, ठीक है? इस सामने वाले लड़के से इसका क्या लेना देना हो सकता है? माया राठौर की गुस्से भरी चीख सुनकर आसपास के लोग कांप गए। उन्हें पता था कि कैप्टन कितनी ताकतवर है। अगर कैप्टन नाराज हो गई तो न सिर्फ खाना नहीं मिलेगा, बल्कि सैकड़ों पुशअप्स भी करने पड़ेंगे। दर्जन भर पुलिस वालों ने जल्दी से हथकड़ियां निकाली, घायल और बेहोश पड़े गुंडों को पकड़ा और पुलिस गाड़ी में ले गए। मुझे छोटी माया मत कह, इसका असर अच्छा नहीं पड़ता, माया राठौर ने लाल होते खूबसूरत चेहरे के साथ कहा। उन अंडर वालों से वो ठंडे ढंग से बोली, लेकिन अभय से उसकी नजरें शर्माई हुई थी। मैं तुझे छोटी माया नहीं कहना चाहता, बीवी कहूं। क्या ख्याल है? छोड़ो, फिर तू मुझे छोटी माया ही कह। तूने अभी कहा कि इन बच्चों का इलाज कर सकता है ना? हाँ, मैं इन बच्चों का इलाज कर सकता हूं। अभय ने सिर हिलाया और शांत ढंग से कहा, वो डॉक्टरों का राजा है और इन बच्चों का इलाज करना उसके लिए मुश्किल नहीं है। ठीक है, मैं तुझे कोशिश करने देती हूं। अभय सिंह का कॉन्फिडेंट चेहरा देखकर माया राठौर ने एक बार उस पर भरोसा करने का फैसला किया। हालांकि सामने वाला युवक थोड़ा कमबख्त था और उसे छेड़ना पसंद करता था। उसे पता था कि इतने बड़े मामले में अभय अहमियत समझ सकता है। छोटी गुड़िया, तेरी बात टूटी है, भैया इसे ठीक कर देगा, लेकिन थोड़ा दर्द होगा, बर्दाश्त करना। अभय ने हल्के से मुस्कुराते हुए एक 6 साल की लड़की से कहा। इस छोटी लड़की का रंग पीला था और शरीर पतला। एक नजर में पता चलता था कि उसे लंबे वक्त से खाना नहीं मिला और कुपोषण की वजह से ऐसा हुआ। उसकी बात थोड़ी टेढ़ी थी, गुंडों ने तोड़ दी थी। बड़े भैया, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, क्या आप सचमुच इसे ठीक कर सकते हैं? छोटी लड़की ने आंसुओं भरी आंखों से कहा। उसकी हालत बहुत दयनीय थी। फिक्र मत कर, भैया तेरा इलाज कर देगा तो दर्द नहीं रहेगा। अभय ने हल्के से मुस्कुराया, छोटी लड़की को तसल्ली दी। इतनी प्यारी छोटी लड़की, उन गुंडों ने ऐसा कर दिया, कमबख्त। उसने अपना दाया हाथ बढ़ाया, छोटी लड़की की टूटी हड्डी का डिसलोकेशन पकड़ा, फिर जोर से मोड़ा। एक कड़क की आवाज हुई और लड़की की बाह का टूटा हिस्सा जुड़ गया। जुड़ते ही लड़की चीख पड़ी। उसे बहुत दर्द हुआ, लेकिन फिर दर्द गायब हो गया और उसकी बाह फिर से आजादी से हिलने लगी, जैसे नॉर्मल इंसान की। हाँ बड़े भैया, सचमुच अब दर्द नहीं है। थैंक यू। छोटी लड़की ने अपनी बाह हिलाई और आभार से कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुझे दवा में भी महारत है। छोटी लड़की की बाह को अभय से जुड़ते देख माया राठौर की पलकें झपकी। उसकी खूबसूरत आंखों में चमक थी। उसे पता था कि इस तरह की हड्डी जोड़ने की तकनीक आसान नहीं है। ये सिर्फ 60-70 साल के पुराने ऑर्थोपेडिक सर्जन के हाथों में दिखती है। आम युवा डॉक्टरों को यह बिल्कुल नहीं आता। अभय सिंह 20 साल का युवक लगता था, लेकिन उसे ऐसी जादुई हड्डी जोड़ने की तकनीक थी। इस लड़के में कितने राज छुपे हैं। न सिर्फ उसकी ताकत इतनी जबरदस्त है, बल्कि उसकी मेडिकल स्किल्स भी इतनी अच्छी है। माया राठौर को अचानक उसकी खोज करने की उत्सुकता हुई। उसे नहीं पता था कि जब एक औरत की उत्सुकता जागती है तो वो गिरने के करीब होती है। अभय ने छोटी लड़की को ठीक किया तो बाकी दर्जन भर बच्चे भी उसके पास आए ताकि वो उनका इलाज करे। छोटी लड़की की मिसाल की वजह से वो अभय पर पूरा भरोसा कर रहे थे। बेशक अभय ने उन्हें निराश नहीं किया और आखिर में सबके जख्म ठीक कर दिए। हालांकि इन बच्चों के जख्म ठीक हो गए थे, फिर भी उन्हें देखभाल और मेंटेनेंस की जरूरत थी। तो जो गंभीर थे उन्हें हॉस्पिटल जाना था और जो गंभीर नहीं थे वो माया राठौर के साथ पुलिस स्टेशन जाएंगे ताकि उनके रिश्तेदारों को ढूंढकर घर भेजा जा सके। अभय ने इन बच्चों का इलाज किया। सारे बच्चे उस पर बहुत निर्भर थे। वो उसे जाने नहीं दे रहे थे। जैसे ही वो जाता वो रोने लगते थे। अभय के पास कोई चारा नहीं था सिवाय इसके कि इन बच्चों के साथ हॉस्पिटल जाए और फिर पुलिस स्टेशन लौटकर उनके खाने पीने का ध्यान रखे। वो सुबह 4 बजे तक व्यस्त रहे और ये बच्चे धीरे धीरे सो गए।
वक्त देखकर अभय थोड़ा हैरान था। उसने कल ऑफिस के बाद रूपा सिन्हा से मिलने का वादा किया था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि इतने सारे काम हो जाएंगे। ऑफिस के बाद वो प्रिया शर्मा के साथ होटल डिनर के लिए गया और डिनर के बाद टैक्सी लेने जा रहा था कि माया राठौर मिल गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि माया राठौर केस सॉल्व करेगी और उसकी मदद मांगेगी। ये मदद अगले दिन सुबह 4 बजे तक चली। अरे, इस बार तो सचमुच खत्म हो गया। न सिर्फ रूपा सिन्हा को धोखा दिया, बल्कि रात को घर भी नहीं सोया। शालिनी गुप्ता मुझे छोड़ने वाली नहीं, अभय ने हल्की आह भरी और थोड़ा उदास था। लेकिन जब उसने सोचा कि उसने इतने सारे बच्चों को बचाया तो उसका मूड अच्छा हो गया, भले ही उसकी बीवी उसे गलत समझे। ये इसके लायक था। अभय को इन अनजान बच्चों के लिए इतना व्यस्त देखकर सुबह 4 बजे तक बिना रुके, यहां तक कि चाय का एक घूंट भी न लेते हुए, माया राठौर को थोड़ा अच्छा लगा। उसे उम्मीद नहीं थी कि ये लड़का इतना नेक है, इंसाफ से भरा इंसान। माया राठौर ने अभय को देखा और मन ही मन उसकी तारीफ की। अभय सिन्हा, चल चाय पीते हैं। इस बच्चा अपहरण केस को सॉल्व करने का सारा क्रेडिट तुझे जाता है। माया राठौर ने एक कप चाय डाली, उसे अभय को दी और हंसते हुए कहा, छोटी माया, तू मुझ पर बहुत मेहरबान है। अभय ने चाय का कप पकड़ते हुए सीधे माया राठौर का नरम छोटा हाथ पकड़ लिया, जो नरम और चिकना था, सफेद और कोमल, बहुत आरामदायक। कमबख्त, छोड़। अभय ने अचानक उसका छोटा हाथ पकड़ा। माया राठौर का खूबसूरत चेहरा हल्का बदल गया। उसने भौहें सिकोड़ी और गुस्से में कहा। उसने अभी अभय को इंसाफ पसंद इंसान के तौर पर तारीफ की थी और उसे थोड़ा पसंद करना शुरू किया था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि पलक झपकते ही ये लड़का अपनी बदमाशी दिखाएगा। सचमुच उसे गुस्सा आ गया। मैं जानती थी कि तारीफ नहीं करनी चाहिए। तू थोड़ी देर के लिए जेंटलमैन नहीं बन सकता। माया राठौर ने अभय को नाराजगी से देखा। उसके मन में बहुत उदासी थी। छोटी माया, तेरे हाथ बहुत खुशबूदार और नरम है, जैसे कॉटन कैंडी। छूने के बाद फिर छूने का मन करता है। अभय ने उस गुलाबी हाथ को पकड़ा, हथेली को खरोंचा और छोड़ने को तैयार नहीं था। इस छोटी लड़की के हाथ गुलाबी और नरम है, चिकने और फिसलन भरे, कॉटन कैंडी जैसे। उन बूढ़े मर्दों के हाथों से कहीं ज्यादा खूबसूरत। कोई आश्चर्य नहीं कि कुछ लोग कहते हैं औरतें पानी से बनी होती हैं। ये सच है। छोटी माया, तूने और मैंने शर्त लगाई थी, अगर मैं इस ग्रुप के बच्चों को बचा लूं तो तू मुझे अपना सीना डेवलप करने देगी। अभय ने माया राठौर के सीने पर नजर डाली और हंसते हुए कहा। यह सुनकर माया राठौर का खूबसूरत चेहरा बदल गया। अभय की नजरों से उसे ऐसा लगा जैसे एक जोड़ी बड़े हाथ उसके सीने को पकड़कर मसल रहे हों। छोटी माया, तू कैप्टन है, तू कर्ज से मुकरना नहीं चाहती ना? माया राठौर के चुप रहने पर अभय ने थोड़े असंतोष से कहा। अभय सिन्हा, पुलिस स्टेशन में ये ठीक नहीं। यहां बहुत लोग देख रहे हैं। जब कोई ना हो तब कैसे रहेगा? माया राठौर ने शर्माते हुए कहा। हालांकि उसे दूसरों का अपने शरीर को छूना नफरत था। वो वादा निभाने वाली थी। चूंकि अभय से शर्त हार गई थी तो उसे अपना सीना डेवलप करने देना होगा। ज्यादा से ज्यादा एक स्वर उसे छुएगा, लेकिन ये स्वर थोड़ा हैंडसम है। छोटी माया, कोई बात नहीं, हम बाथरूम जा सकते हैं। अभय ने हंसते हुए माया राठौर का छोटा हाथ पकड़ा और बाथरूम की तरफ बढ़ गया। सुबह के 4 बज रहे थे और बहुत लोग आराम कर रहे थे। बच्चे बहुत गहरी नींद में सो रहे थे। सिर्फ अभय सिन्हा, माया राठौर और ड्यूटी पर पुलिस वाले जाग रहे थे। अभय ने माया राठौर को खींचा, ड्यूटी पर पुलिस वालों को बाईपास किया और बाथरूम में घुस गया। बाथरूम में माया राठौर का खूबसूरत चेहरा लाल था। उसका शरीर दीवार से टिका हुआ था, चेहरा शर्माया हुआ, दिल हिरन की तरह धड़क रहा था। उसकी नजरें जमीन पर थी। वो सामने खड़े अभय को देखने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। छोटी माया, मैं आ रहा हूं। अभय ने मोहक ढंग से मुस्कुराया और माया राठौर की तरफ बढ़ा, लेकिन उसकी नजरें उसके सीने पर टिकी थी। तू पास मत आ। अभय सिन्हा की कामुक नजरें देखकर माया राठौर ने अपनी पलकें झपकाते हुए थोड़े डर से कहा। छोटी माया, शर्त हारने की बात माननी पड़ती है। मुझे तेरा एयरपोर्ट डेवलप करने दे। अभय ने मोहक ढंग से मुस्कुराया, अपना दाया हाथ बढ़ाया और माया राठौर की चीख के बीच उसके सीने को पकड़कर मसला, जो नरम, मीठा और उछाल से भरा था। अभय के हाथ एयरपोर्ट पर हर तरफ घूमे, लगातार खरोंचते और मसलते रहे। थोड़ी देर बाद माया राठौर के चेहरे पर पसीने की पतली परत छा गई। उसका शरीर नरम पड़ गया और चेहरा कान लाल हो गए। बदमाश, कितना बड़ा बदमाश, दूसरों को तंग करता है। माया राठौर का चेहरा शर्मिंदगी से भरा था। उसके मन में बहुत शर्मिंदगी थी। उसे लगा कि अभय सचमुच बहुत शरारती है,
जो बाथरूम में ऐसा कर रहा है। उसे पता था माया राठौर एक कुंवारी लड़की है। ऐसा करने की तो बात ही छोड़ो, उसने कभी इसके बारे में सोचा भी नहीं था। कमबख्त बदमाश, तूने मेरे मासूम शरीर का फायदा उठाया। अभय ने आधे घंटे तक माया राठौर का एयरपोर्ट डेवलप करने में मदद की और आखिर में उसे छोड़ दिया। इस वक्त माया राठौर जमीन पर निढाल होकर पड़ी थी, पसीने से तर, बिना किसी ताकत के, और हाफ रही थी। छोटी माया, मेरे डेवलपमेंट के बाद तेरा सीना थोड़े वक्त में बड़ा हो जाएगा, अभय ने जमीन पर पड़ी माया राठौर से हंसते हुए कहा। उसने अभी माया राठौर की मसाज की थी। वो कोई आम मसाज नहीं थी, बल्कि उसके सीने के कई एक्यूपंक्चर पॉइंट्स को दबाया था, जो नसों को खोलकर सीने के विकास को बढ़ावा दे सकता है। बदमाश लोग दूसरों को तंग करते हैं, माया राठौर ने अभय को मोहक ढंग से घूरा और असंतोष से कहा। माया राठौर को लग रहा था कि जब से वो अभय से मिली तब से उसका फायदा उठाया जा रहा है। उसे बहुत अच्छे से याद था, पहली बार फुटबाथ शॉप पर था, उसने अभय को पुलिस स्टेशन ले जाया था, लेकिन उसने उसका पहला चुम्मा ले लिया। दूसरी बार में गुंडों से मिली थी, हालांकि अभय ने उसे बचाया, लेकिन उसने उसका शरीर छू लिया और उसकी पीठ पर थप्पड़ मारा। तीसरी बार, चौथी बार, कुल मिलाकर हर बार अभय से मिलने पर माया राठौर को नुकसान उठाना पड़ा। उसे लगा कि सामने वाला लड़का उसका दुश्मन है। चल, सुबह हो गई, हमें बाहर निकलना चाहिए, अभय ने हल्के से मुस्कुराया और माया राठौर के साथ बाथरूम से बाहर निकल गया। सच तो यह है कि अभय माया राठौर को सजा देना चाहता था। ओह नहीं, सजा शब्द गलत है, उसे फायदा उठाना चाहिए था। लेकिन अफसोस सुबह हो गई थी, उसे जाना पड़ा, वरना कोई देख लेता तो बुरा होता। अभय सिन्हा और माया राठौर पुलिस ऑफिस लौट आए। ड्यूटी पर पुलिस वाले ने उन्हें हैरानी से देखा और पूछा, कैप्टन, आप अभी कहाँ गए थे? मैं आपको ढूंढ नहीं पाया। अभी ड्यूटी पर पुलिस वाले ने पुलिस स्टेशन में बहुत ढूंढा था, लेकिन माया राठौर नहीं मिली थी। उसे बहुत कंफ्यूजन था। उसे साफ याद था कि कैप्टन पुलिस स्टेशन में थी, तो पलक झपकते गायब कैसे हो गई? बता मुझे क्या चाहिए, माया राठौर ने अपने दिल की शर्मिंदगी को दबाया और दिखावटी दमदारी से कहा। अपने अंडर वालों के सामने उसे अभी भी दमदार दिखना था, ताकि वो लोग उसकी बात माने और डरें। कैप्टन, ये उन बच्चों की जानकारी है, हमें आज उन्हें घर भेजना है। ड्यूटी पर पुलिस वाले ने एक जानकारी का कागज माया राठौर को दिया और कहा, यह बच्चों की जानकारी थी जो उसने रात को चेक की थी। तूने अच्छा काम किया, जब सब काम पर आएंगे हम लोगों को भेजकर इन बच्चों को घर पहुंचाएंगे। माया राठौर ने जानकारी देखी और सिर हिलाया। ड्यूटी पर पुलिस वाले की मेहनत से बहुत संतुष्ट थी। छोटी माया, सुबह हो गई, मुझे भी काम पर जाना है, बाय। अभय ने हाथ हिलाया, मुड़ा और शान से चला गया। उसे आज कंपनी में काम पर जाना था, तो जाहिर है वो पुलिस स्टेशन में नहीं रुक सकता था, क्योंकि वो पुलिस स्टेशन का मेंबर नहीं था। लेकिन जब अभय दरवाजे पर पहुंचा, वो ठिठक गया। दर्जन भर बच्चे दरवाजे पर खड़े थे, उसे चुपचाप देख रहे थे। बड़े भैया, कल आपने हमें बचाया, थैंक यू, हम आपको मिस करेंगे। बच्चों के बड़े ग्रुप ने अभय को झुककर सलाम किया। उनके मासूम चेहरों पर आभार भरा था। उनका अपहरण और तस्करी हुई थी। इस दौरान उन गुंडों ने उन्हें बहुत तंग किया था। अगर सामने वाला बड़ा भैया उन्हें न बचाता तो वो जरूर और सताए जाते। हालांकि वो छोटे थे, उन्हें भी पता था कि सामने वाला बड़ा भैया अच्छा इंसान है, तो जब सुना कि भैया जा रहा है, वो सब दरवाजे पर उसे विदा करने आए। उन सच्ची आंखों को देखकर अभय भावुक हो गया। इन बच्चों की मासूमियत और सादगी ने उसे छू लिया। छोटे दोस्तों, भैया जा रहा है, घर पहुंचकर अपनी मम्मी की बात सुनना और फिर से अपहरण न होने देना, समझे? अभय ने सामने वाले दर्जन भर बच्चों से कहा। समझ गए, बड़े भैया, दर्जन भर बच्चों ने जोर से कहा। जब अभय जाने वाला था, उसे अचानक दिखा कि ये बच्चे सब चिथड़े पहने थे और कई के चेहरे पीले और कमजोर थे। उसके दिल की नरमी छू गई। अभय को बचपन में उसके परिवार ने छोड़ दिया था और उसका अपहरण भी हुआ था। उस वक्त वो भी गरीब और भूखा था, लगभग भूख से मर गया था। बाद में एक दयालु इंसान ने उसे कुछ पैसे और खाना दिया था, तब जाकर वो बचा था। वो अचानक मुड़ा और माया राठौर के पास आया। पूछा, छोटी माया, मुझसे पूछ, ये बच्चे कहाँ से हैं, तुझे पता है? ज्यादातर पहाड़ी इलाकों से हैं और कुछ दूर के गांवों से। तू ये क्यों पूछ रहा है? माया राठौर ने हल्के से भौहे सिकोड़ते हुए कंफ्यूज चेहरे से कहा। उसे समझ नहीं आया कि दूसरी पार्टी ये क्यों पूछ रही है। ये सुनकर अभय ने हल्के से भौहे सिकोड़ी। उसे आखिर समझ आया कि ये बच्चे सब चिथड़े क्यों पहने थे और उनकी त्वचा पीली और कमजोर क्यों थी।
क्योंकि ये सब गांव के बच्चे थे, गरीब परिवारों से। ये 2 लाख रुपए हैं। जब तू इन्हें घर भेजे, हर परिवार को 10,000 रुपए देना। इसे मेरी तरफ से बच्चों के लिए तोहफा समझ अभय ने 2 लाख रुपए का चेक निकाला और माया राठौर को धीरे से कहा। उसकी आवाज इतनी धीमी थी कि सिर्फ वो और माया राठौर ने सुनी। बच्चों में से किसी ने नहीं सुना। वो नहीं चाहता था कि ये बच्चे जाने कि उसने उन्हें पैसे दिए। माया राठौर इन बच्चों को घर भेजने वाली थी। वो खुद पैसे देकर उसकी मदद कर सकता था। सच तो यह है कि अभय इन बच्चों को और पैसे देना चाहता था, लेकिन उसे पता था कि ज्यादा पैसे देना अच्छा नहीं हो सकता, बल्कि इन बच्चों को नुकसान भी पहुंचा सकता है। हर परिवार को 10,000 रुपए देने से उनकी जिंदगी बेहतर हो सकती है। बेहतर खाना और कपड़े मिल सकते हैं। अगर वो मेहनत करें तो भविष्य में अपनी किस्मत बदल सकते हैं। तू सचमुच अच्छा इंसान है। माया राठौर के लाल होंठ हल्के से मुड़े और उसने तारीफ की। सामने वाला लड़का न सिर्फ इन बच्चों को बचाया, बल्कि उन्हें अपनी जिंदगी बेहतर करने के लिए पैसे भी दिए। आज के समाज में ऐसे लोग बहुत कम और दुर्लभ हैं। बेशक मैं अच्छा इंसान हूं, अभय ने हल्के से मुस्कुराया, मुड़ा और चला गया। लेकिन जब वो मुड़ा तो उसने अपने दाएं हाथ से माया राठौर की पीठ को छुआ, जो नरम थी, उछाल से भरी और बहुत आरामदायक। छोटी माया की काया अच्छी है, छूने में मजा आता है। उसे थोड़ा गर्व हुआ। कमबख्त, मुझे तारीफ नहीं करनी चाहिए थी। माया राठौर ने अपने चांदी के दांत भींचे। वो खटखटाए और उसके मन में बहुत गुस्सा था। उसने अभी अभय की तारीफ की थी, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि ये लड़का मुड़ते ही उसे छेड़ेगा। कितना बड़ा बदमाश।